नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। हवा में एक अजीब सी खामोश गूंज थी। अकीरा की बातें कैंट के कानों में किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंज रही थी। मास्टर, अब जबकि आप जान चुके हैं कि आप अतीत के किसी महान योद्धा का पुनर्जन्म हो सकते हैं, तो इस सच को अपने सीने में दफन कर लीजिए। ब्रह्मांड के कुछ राज अभी खुलने के लिए तैयार नहीं है, अकीरा ने अपनी जादुई आंखों से कैंट की रूह में झांकते हुए कहा। कैंट ने बस एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। वह जानता था कि वक्त से पहले मिली जानकारी अक्सर जानलेवा साबित होती है। माहौल को हल्का करने के लिए कैंट ने अपनी जादुई मीनार टावर की ओर इशारा किया। गया गाया 5 लाख टावर पॉइंट्स निकालो और एक ऐसा आलीशान ठिकाना बनाओ जहां तुम दोनों ली हुआ के साथ सुकून से रह सको। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों खाती पीती भी हो या बस किसी एडवांस रोबोट की तरह काम करती हो? अकीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी और गया के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। मास्टर, हम ब्रह्मांडीय जीव कॉस्मिक बीइंग्स हैं, कोई बेजान मशीन नहीं। और हाँ, मैं तो खाती हूँ। गया का पता नहीं, वह तो सिर्फ शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा यूनिवर्सल एनर्जी को ही अपनाने वाला समझती है। शायद वह उन अजीबोगरीब जीवों में से एक है जिन्हें खाने के स्वाद का पता ही नहीं, अकीरा ने गया को चिढ़ाते हुए कहा। और जैसे ही गया ने उसे घूरना शुरू किया, वह तुरंत कैंट के पीछे जा छिपी। गया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, धत, मैं भी खाती हूँ मास्टर। हकीकत तो यह है कि मैं सदियों से बनाना केक चखना चाहती थी, लेकिन जब तक यह अकीरा बिच सामने नहीं आई, मुझे खुद को इंसानी रूप में प्रकट करने की इजाजत नहीं थी। कैंट ने हंसते हुए उन्हें पॉइंट्स दे दिए और मन ही मन सोचा कि उसकी लाइफ अब कितनी क्रेजी हो चुकी है। उसने महसूस किया कि नाइट्स और ईथवेडन्स के बाद अब वीवर्स का साथ होना उसकी ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देवी वेक्स्ट्रा का खौफनाक खजाना, 21 दिव्य तोहफे। गया और अकीरा के जाते ही कैंट ने अपनी उंगली से पुरानी स्पेस रिंग उतारी और देवी वेक्स्ट्रा की दी हुई दिव्य अंगूठी पहन ली। जैसे ही उसने अपनी जादुई नजरों अनचांटेड आइज से रिंग के भीतर झांका, उसे लगा जैसे उसने किसी सितारे को अपनी मूर्ति में कैद कर लिया हो। उपहार तो बहुत देखे हैं, पर यह तो साक्षात तबाही का सामान है। कैंट ने बुदबुदाते हुए सारा सामान अपने बिस्तर पर उड़ेल दिया। 21 वस्तुएं एक साथ बिस्तर पर गिरी और पूरे कमरे में दिव्य ऊर्जा की रोशनी फैल गई। तभी अकीरा अपनी चेतना कॉन्शियसनेस के एक हिस्से के साथ कमरे में फिर से प्रकट हुई। मास्टर, ये मामूली खिलौने नहीं हैं, ये एक सोल आइटम्स हैं। अगर आप मुझे 21 सोल क्रिस्टल दे सके तो मैं अपनी जादुई बुनाई वीविंग से इनकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकती हूँ। अकीरा ने एक एक करके सामान की जांच शुरू की। जिसने भी इन्हें गढ़ा है वह आपसे पागलों की तरह प्यार करती है। इन हथियारों में देवी की ममता और उनका संरक्षण साफ महसूस किया जा सकता है। इसमें दिव्य ऊर्जा कूट कर भरी है। कैंट मुस्कुराया। उसे अपनी पहली पत्नी वेक्स्ट्रा की याद आ गई, जिसने उसे इस दुनिया में दूसरा जीवन दिया था। हथियारों का विवरण, मजाक और मौत का संगम। यूनिटी का दिव्य धनुष, यूनिटीज डिवाइन बो। अकीरा ने एक शानदार धनुष उठाया जिसका नाम था यूनिटीज डिवाइन बो। उसने हंसते हुए बताया कि इसमें एक विशेष हुनर है, दैट्स माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ये सुनकर कैंट का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि देवी वेक्स्ट्रा का सेंस ऑफ ह्यूमर अब भी वैसा ही है। वह अपनी सौतों को भी अपनी बहनों की तरह ही देखती थी। माई मैन तलवार। 4 तलवारों में से एक का नाम पहले से ही तय था, माई मैन। कैंट की भौहें चढ़ गईं। देवी वेक्स्ट्रा ने इस तलवार में अपनी पूरी मर्दानगी और कैंट के प्रति अपना अधिकार भर दिया था। बाकी 3 तलवारों के नाम कैंट को खुद रखने थे। इसके अलावा एक घातक खंजर, एक धनुष और एक रहस्यमय स्टाफ भी था। अनुकूलित कवच, अडैप्टिव आर्मर। 8 पीस कवच के ऐसे थे जो पहनने वाले की सोच के हिसाब से अपना रूप बदल सकते थे। अगर कैंट चाहे तो वह युद्ध के मैदान में एक भारी लोहे का कवच बन जाएगा, और अगर वह शहर में घूम रहा है तो वह एक स्टाइलिश शोगे क्लोक में बदल जाएगा। इसके बफ्स इतने ताकतवर थे कि कैंट हैरान था कि नश्वर लोक में इसकी अनुमति कैसे मिली। ब्रह्मांडीय हार, कॉस्मिक नेकलेसेस, 3 लेयर की सुरक्षा। सबसे खतरनाक और कीमती चीजें वे 6 हार थे जो कैंट को अपनी पत्नियों और मास्टर को देने थे। अकीरा ने उनके 3 मुख्य गुणों को विस्तार से समझाया। कॉस्मिक शील्ड, ये किसी भी अचानक होने वाले हमले को रोक सकता है। अगर कैंट सो भी रहा हो तब भी यह हार अपने आप एक अभेद्य ब्रह्मांडीय ढाल बना देगा। इसे इच्छा मात्र से भी सक्रिय किया जा सकता है। कॉस्मिक ब्लास्ट, हार के भीतर जमा ऊर्जा से एक ऐसा धमाका होगा जो अपने मालिक से 3 स्तर ऊपर, जैसे ग्रैंड मास्टर के सामने संत के दुश्मन को भी राख कर सकता है। यह एक वन शॉट किल हथियार था। अकीरा ने बताया कि वह इसमें अपनी जादुई बुनाई से और भी ताकत जोड़ सकती है। टेलीपोर्टेशन, मौत के करीब पहुंचते ही यह हार आपको आपके द्वारा तय किए गए सुरक्षित ठिकाने एंकर पर तुरंत पहुंचा देगा। ये कैंट और उसकी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जीवन बीमा था। अगला मिशन, टावर के भीतर प्रवेश। अकीरा ने कैंट को सचेत किया कि लड़ाई के बीच में गया टावर उसे अचानक से उठाकर नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि इससे कैंट की कल्टीवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये हार ही उनकी असली रक्षा करेंगे। ये 21 वस्तुएं इस नश्वर लोक के लिए अल्ट्रा पावरफुल जितनी शक्तिशाली थीं। कुछ ही देर बाद कैंट ने अपनी तीनों पत्नियों ब्रिलियन, यूनिटी और तीसरी पत्नी बनने वाली प्रेमिका को बुलाया और साथ ही अपनी मास्टर सेंट सेलिन को भी आवाज दी। तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। कैंट ने अपनी मास्टर की ओर देखा। उसे उन पर भरोसा था, पर उसने अपनी जादुई मीनार की शक्तियों को भी तैयार रखा था। उसने मजाक में सोचा कि अगर सेलिन ने कुछ गड़बड़ की तो कैंट उन्हें अपना पहला अनडेड जनरल बनाने से नहीं हिचकिचाएगा। डार्क डेविल चर्च, अल्थिया किंगडम शाखा। अल्थिया शाखा का नेता हिक्स अपने हड्डियों से बने सिंहासन पर किसी ऐसे राजा की तरह बैठा था जिसकी प्रजा मर चुकी हो। वह गहराइयों में खोया हुआ था, क्योंकि उसे उन बुर्गों से कोई खबर नहीं मिली थी जिन्हें उसने एल्डरफोर्ड परिवार को खत्म करने के लिए भेजा था। उसे क्या पता था कि वे सब मर चुके हैं। हिक्स को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगा उसके 9 रूट सेज और 3 रूट ग्रेट सेज कभी हार नहीं सकते। लेकिन जब 12 घंटे बीत गए तब उसने लाइफ क्रिस्टल कक्ष में जाकर देखा कि उसके सभी 12 योद्धाओं की जीवन गोलियां टूट चुकी थीं। उस पर हिक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह किसी पागल की तरह चिल्लाया और बिना सोचे समझे कैप्राथ सिटी की ओर चला। उसका मकसद साफ था, उस हर इंसान को जड़ से मिटा देना जो लेडी सैंड्रा की मौत से जुड़ा था। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। वास्टपोर्ट सिटी की सीमा भी पार नहीं की थी कि एक डरावने काले घोड़े पर सवार एक साय ने उसका रास्ता रोक लिया। वह शख्स काले हुड में लिपटा था और उसकी आंखों में हरी आग जल रही थी। तुम कौन हो? हिक्स ने चिल्लाते हुए अपनी लेवल 3 रूट ट्रांसेंडेंट कल्टीवेशन की पूरी ताकत झोंक दी। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी ग्रेट सेज घुटनों पर आ जाए।
ऐसा लगता है तुम अपना रास्ता भटक गए हो राइडर। अंकल ड्रू ने अपने नाइट राइडर रूप में कहा। उनके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। हमारे मास्टर जाग चुके हैं और उनका बुलावा आया है। अब वक्त आ गया है कि तुम धोखे और साजिशों की यह जिंदगी छोड़ दो। हिक्स गुस्से से पागल हो गया और उसने एक जोरदार मुक्का हवा में लहराया। लेकिन इससे पहले कि वह अंकल ड्रू के करीब पहुंचता, एक जलता हुआ तीर सीधे उसके चेहरे पर आकर फटा। नर्क की आग का तांडव। हिक्स बनाम नाइट राइडर्स। हिक्स पीछे हटा। हालांकि उसे चोट नहीं लगी थी, पर उस आग की जलन असहनीय थी। उसने अपने दाईं ओर देखा, वहां एक और काला साया एक अलग डिजाइन वाले शेडो में पर सवार था। यह आर्या थी, जिसे अंकल ड्रू ने डेमन माउंटेन्स में बचाया था। जैसा कि कप्तान ने कहा, यह तुम्हारे फिर से सवारी करने का समय है, आर्या ने ठंडी आवाज में कहा। वह भी पूरी तरह नाइट राइडर नहीं बनी थी, लेकिन वह नर्क की उन लपटों को नियंत्रित कर सकती थी जो ब्रह्मांड की सबसे घातक आग मानी जाती हैं। हिक्स ने ठहाका लगाया और हवा में अपना हाथ उठाया। एक जादुई घेरा स्पेल सर्कल बना, जिसकी 6 परतें साफ बता रही थी कि वह TH6 का महामंत्र पढ़ रहा है। उसने बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अंकल ड्रू की ओर फेंका और खुद आर्या पर हमला करने के लिए झपटा। लेकिन तभी जमीन से रहस्यमयी जंजीरें निकली और उन्होंने हिक्स के पैरों को जकड़ लिया। अंकल ड्रू ने अपनी तलवार के एक वार से उस बर्फ के टुकड़े के हजारों टुकड़े कर दिए। हिक्स ने घबराकर अपने तरुप के पत्ते निकाले। बाहर आओ और इन्हें मार डालो। पोर्टल खुला और 4 रूहानी जानवर स्पिरिट बीस्ट्स बाहर निकले। एक जलता हुआ शेर, एक सुनहरा बाघ, एक विशाल गदाधारी ट्रोल और एक परछाई जैसा घोड़ा। लेकिन जैसे ही वे प्रकट हुए, अंकल ड्रू ने हाथ उठाया और एक अग्नि पोर्टल खोला। उन लपटों ने देखते ही देखते चारों जानवरों को भस्म कर दिया। 200 साल का पश्चाताप और पूर्ण जागृति। हिक्स अब थर-थर कांप रहा था। वह समझ गया कि इन नाइट राइडर्स के सामने वह महज एक चींटी है। 2 घंटे तक वह उन जंजीरों से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन नर्क की उन जंजीरों ने उसकी सारी ताकत सौंप ली थी। तुमने नाइट राइडर्स के बुलावे की अवहेलना की है, अंकल ड्रू की आवाज गूंजी। तुम्हारी सजा यह है कि तुम 200 साल नर्क की ज्वाला में बिताओगे। हिक्स की चीखें पोर्टल में विलीन हो गईं। आर्या ये सब देख रही थी। उसने पूछा कि हिक्स को यह सजा क्यों दी गई। अंकल ड्रू ने समझाया, ये नाइट राइडर्स का नियम है। जो बुलावे को टुकराता है, उसे नर्क की आग में तपकर शुद्ध होना पड़ता है। इससे वे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर निकलते हैं। आर्या ने दृढ़ता से कहा, तो मुझे भी उस आग में भेज दीजिए, क्योंकि मेरी जागृति अभी अधूरी है। अंकल ड्रू ने उसे भी जंजीरों में जकड़कर नर्क के पोर्टल में डाल दिया। तीसरे नाइट राइडर का उदय। 20 घंटे बीत गए। अंकल ड्रू इंतजार करते रहे। फिर उन्होंने 2 पोर्टल खोले। एक पोर्टल से आर्या निकली, जो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खतरनाक लग रही थी। दूसरे पोर्टल से हिक्स निकला, जो किसी पागलों की तरह चीख रहा था। नर्क में बिताए गए उन 200 सालों जो बाहर कुछ ही घंटे थे, ने उसे सिखा दिया था कि दुनिया में मौत से भी बदतर चीजें मौजूद हैं। नाइट राइडर्स के अधिकार के साथ मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उठो और फिर से रातों के सफर पर चलो। क्या तुम्हें हमारा बुलावा मंजूर है? अंकल ड्रू ने हुड के नीचे से अपनी चमकती आंखों से पूछा। उस दिन हिक्स ने बुलावे को स्वीकार किया और वह तीसरा नाइट राइडर बन गया। अब ये तीनों इस दुनिया और इसके पार के लोगों में अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए निकल पड़े हैं। कैंट अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी 4 अलौकिक सुंदरियां और नन्ही लिहुआ, जिनके चेहरों पर हैरानी के साफ भाव थे। कैंट उन्हें अपनी जादुई मीनार टावर के एक ऐसे बगीचे में ले आया था जहां एक खूबसूरत ट्री हाउस बना हुआ था। गया और अकीरा ने मिलकर इसे बनाया था और कैंट को और पछतावा हो रहा था कि उसने उन्हें 5 लाख पॉइंट्स दिए। उसे उम्मीद थी कि वे एक बड़ा महल बनाएंगी, लेकिन इन दोनों लोलिस्ट ने अपने बचपने और शरारत में एक छोटा पर बेहद कीमती सामग्रियों से बना ट्री हाउस खड़ा कर दिया था। देवियों, मेरे व्यक्तिगत साम्राज्य पर्सनल डोमेन में आप सबका स्वागत है। कैंट की आवाज ने सबकी तंद्रा तोड़ी। कैंट, ये कौन सी जगह है? सेंटेस सेलीन ने उलझन में पूछा। यह मेरा अपना इलाका है, जिस पर सिर्फ मेरा कब्जा है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना देवता भी कदम नहीं रख सकते, कैंट ने चुटकी बजाते हुए एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। तभी अचानक गया और अकीरा प्रकट हुई। गया अपने फेरी पायरेट रूप में थी और अकीरा अपने नन्हे और मासूम अवतार में। कैंट ने उनका परिचय अपनी असिस्टेंट के रूप में कराया, लेकिन वह सच छुपा गया कि वे असल में वीवर्स हैं। वह नहीं चाहता था कि उसकी औरतें इस भारी सच के नीचे दबे या गलती से कहीं बाहर यह राज खोल दें। अकीरा की जादुई नजर और सेलिन का झटका। अकीरा ने मुस्कुराते हुए अपना छोटा हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। नमस्ते, मैं अकीरा हूँ। सेलिन ने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया, लेकिन तभी अकीरा ने एक ऐसी बात कही जिसने सेलिन के होश उड़ा दिए। हम कितना शक्तिशाली स्वॉर्ड बॉडी है, लेकिन अफसोस कि तुमने अभी तक इसे पूरी तरह जागृत नहीं किया है, अकीरा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। सेलिन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। कैंट ने बात संभालते हुए कहा, इसमें लोगों की असली प्रकृति पढ़ने का हुनर है। एल्सा के 3 काल रूहानी योद्धा। कैंट अब एल्सा के सामने खड़ा हुआ। वह देखना चाहता था कि एल्सा के सोल सेंटिनल्स कैसे हैं। एल्सा ने हाथ लहराया और 3 पीक रूट सेज विशेषज्ञ प्रकट हुए। एक नेक्सीरा द साइलेंट शैडो। यह एक उम्ब्रल एल्फ थी जिसने चेहरे पर मास्क पहना था। उसके पास कोई आभा औरत नहीं थी, मानो वह हवा में विलीन हो। कैंट ने अपनी शक्तियों से जांचा तो पता चला कि वह एसएसएस क्लास की कातिल असासिन है। वह अपनी क्लास को अपग्रेड भी कर सकती है। 2 केलियन द वर्डेंट ब्लेड। यह एक सुंदर तलवारबाज था जिसके पास हरे रंग के म्यान वाली लंबी तलवार थी। वह सिल्वन ह्यूमन प्रजाति का था और उसकी क्लास एसएस ग्रेड की थी। 3 केल स्टॉर्मरेंट द ड्यूल फैंटम। ये 2 तलवारों वाला योद्धा था जिसके बाएं गाल पर एक पुराना निशान था। वह डस्टबोर्न प्रजाति का था और उसकी लड़ाई की चालें किसी को भी चीरने का दम रखती थी। लिहुआ की नई बड़ी बहन। एल्सा ने उनका परिचय कराया और तीनों ने सम्मान में सिर झुकाया। अकीरा ने कैंट से गुजारिश की कि इन तीनों को कुछ समय टावर में उसके साथ रहने दिया जाए। एल्सा ने टेलीपैथी के जरिए कैंट को मंजूरी दे दी। तभी कैंट ने देखा कि नन्ही लिहुआ उस कातिल लड़की नेक्सीरा को घूर रही है। नेक्सीरा ने भी पलटकर उसे देखा। लिहुआ ने अपने बैग से एक बनाना केक निकाला और कैंट से कहा, भैया मुझे इस दीदी के साथ खेलना है। वह कैंट को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। कैंट ने हंसते हुए मान लिया क्योंकि वह लिहुआ को हरम टावर नहीं ले जाना चाहता था, वो बच्चों की जगह नहीं थी। ठीक है, तो तुम तीनों इन नन्हे शैतानों का ख्याल रखना, कैंट ने योद्धाओं से कहा। योद्धाओं ने अपने हथियार म्यान में रखे और साधारण कपड़ों में आ गए। जैसे ही नेक्सीरा ने मास्क उतारा, कैंट को उसके एल्फ वाले कान दिखे और उसने मन ही मन तय किया कि भविष्य में वह अपने हरम में 1-2 एल्फ जरूर लाएगा। तो देवियों, अब चलें उस जगह जहां मैं आपको असल में ले जाना चाहता था। कैंट मुस्कुराया। चलो चलते हैं, वर्ल्ड ऑफ प्लेजर्स, सुखों की दुनिया में। कैंट अपनी 4 सुंदरियों के साथ लव गार्डन में प्रकट हुआ।
वहाँ की हवा में ही एक नशीला और सुखद एहसास घुला हुआ था। आखिरकार ये एक हैरम टावर था जिसे बनाया ही सुख के लिए गया था। ये जगह कितनी जादुई है, यूनिटी ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं, जिनमें से कुछ तो रात के जुगनू की तरह चमक रही थीं। पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे और पके हुए फलों की खुशबू ने सबका मन शांत कर दिया था। इसे लव गार्डन कहते हैं। यहाँ मैं आप सबके साथ वह क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ जिसका हमने सपना देखा था, कैंट ने धीरे से यूनिटी के कुल्हों को सहलाते हुए कहा। यूनिटी शर्मा गई, जबकि बाकी महिलाएं उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थीं। पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हें जितना जाना है, मुझे पता है कि तुम्हारा क्वालिटी टाइम का विचार इतना सीधा साधा तो नहीं होगा, यूनिटी ने शरारत से कहा। कैंट बस मुस्कुरा दिया और एक स्ट्रॉबेरी के पेड़ से 5 पके हुए फल तोड़े। उसने एक फल को अपने दांतों से दबाया और माउथ टू माउथ अंदाज में उसे यूनिटी को दिया, जिसका अंत एक गहरे चुंबन में हुआ। उसने यही लिलियन के साथ किया, जिससे वह मासूम सी दिखने वाली सुंदरी लाल हो गई। एल्सा तो और भी आगे बढ़ गई। उसने कैंट को खींचकर एक लंबा और गहरा चुंबन लिया। मास्टर सेलिन का समर्पण। अंत में कैंट अपनी मास्टर सेंटेस सेलिन के सामने रुका, जिनके गाल पहले से ही लाल थे। कैंट ने उनकी कमर पकड़ी और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। जब एक प्रतिष्ठित सेंटेस अपने ही शिष्य को इस तरह चूम रही थी, तो बाकी तीनों पत्नियों ने बस अपना सिर हिलाया। वे जानती थी कि कैंट जिस राष्ट्रीय खजाने के पीछे पड़ा है, उसे हासिल करके ही मानेगा। आप शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती हैं, मास्टर, कैंट ने उनके होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। हालांकि वे तीनों रानियां थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रही थीं, पर वे सेलिन का सम्मान करती थीं। वे आखिरकार गुरु जो थीं। ब्रह्मांड का सबसे कामुक बिस्तर। चलो अब तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन बिस्तर दिखाता हूं, कैंट ने कहा। वे एक शीशे के बने घर ग्लास हाउस में पहुंचे, जहां एक विशाल बिस्तर लगा था। उसे देखकर चारों औरतों ने कैंट को सच में वाला लुक दिया। अरे क्या पता कब हमें कोई बड़ी पार्टी करनी पड़ जाए, कैंट ने कंधे उचकाते हुए कहा। जैसे ही वे सब उस बिस्तर पर लेटे, उन्हें एक जन्नत जैसा एहसास हुआ। वह फोम की तरह नरम और रेशम की तरह चिकना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बिस्तर को छुआ, टावर की जादुई शक्तियों ने अपना काम शुरू कर दिया। उन चारों के भीतर कामुकता की लहरें दौड़ने लगीं और वे अंदर ही अंदर शहद हनीद की तरह पिघलने लगीं। कैंट ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब ठीक तो है न लेडीज? सेलिन तो झटके से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कैंट, ये बिस्तर किस चीज का बना है? मेरे शरीर में अजीब सी उत्तेजना हो रही है। कैंट ने उनका हाथ पकड़कर वापस अपनी बाहों में खींच लिया। एक पीक रूट सेज होते हुए भी उस वक्त सेलिन एक कमजोर कली की तरह कैंट की बाहों में ढह गई। यिनपूल, सुंदरता और शक्ति का स्रोत। बिस्तर के रोमांच के बाद वे यिनपूल पहुंचे। गुलाबी रंग के उस कुंड से निकलती यिन ऊर्जा ने कैंट के भीतर सोए हुए छोटे कैंट को भी जगा दिया था। ये यिनपूल है। यहाँ साधना करने से तुम्हारा शरीर सही जगहों से विकसित होगा, तुम्हारी खूबसूरती बढ़ेगी और सबसे जरूरी तुम्हारी यिन बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? यूनिटी ने बेसब्री से पूछा। बिल्कुल, लेकिन बिना कपड़ों के। हम नहीं चाहते कि कोई भी कपड़ा इस पवित्र ऊर्जा को गंदा करे। लिलियन, यूनिटी और एल्सा ने बिना देर किए अपने वस्त्र उतारे और उस गुलाबी पानी में समा गईं। कैंट ने सेलिन की तरफ देखा और कहा, मास्टर आप भी जाइए। आप अभी भी एक कुंवारी मेडन हैं, ये पूल आपको रूट ग्रेड सेज बनने में बहुत मदद करेगा। सेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि तुम मुझे नग्न देख सको। सच है, पर जो मैंने कहा वो भी सच है। और चिंता मत कीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ अंदर नहीं आ रहा। कैंट ने उन्हें फिर से चूमा। उसे सेलिन को चूमना इतना पसंद था कि कभी कभी सेक्स का ख्याल भी पीछे छूट जाता था। सेलिन ने एक लंबी सांस ली और अपने वस्त्र त्याग दिए। उनके उन्नत वक्षों को देखकर कैंट के पजामे के अंदर नन्हे कैंट ने भी सलामी दी। सेलिन शर्मा गई और कैंट ने जाते जाते उनके कूल्हों पर एक हल्का सा थप्पड़ जड़ दिया। जाइए मास्टर, जब मैं वापस आऊंगा तो उम्मीद है कि आप अपना लेवल बढ़ा चुकी होंगी, ताकि मैं आपको वो सुख दिखा सकूं जो आप अब तक मिस कर रही थी। अगला मिशन, बदला और तबाही। कैंट ने उन्हें टावर में ही साधना करने के लिए छोड़ दिया और खुद बाहर की दुनिया में वापस आ गया। उसे कैप्रेट सिटी छोड़ने से पहले कुछ काम निपटाने थे। उसे मैनेजर एलिना से मिलना था, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। साथ ही उसे उन कातिलों असैसिन्स की यादों का इस्तेमाल करके उनके गुप्त ठिकानों का पता लगाना था। कैंट को अभी तक ये नहीं पता था कि डार्क डेविल चर्च का लीडर हिक्स पहले ही उसका गुलाम बन चुका है। अब बस कुछ ग्रेट सेजेस और छोटे गुर्गों का सफाया बाकी था। जल्द ही डार्क डेविल चर्च का नामो निशान मिटने वाला था। जब मैं वेस्टपोर्ट सिटी पहुंचूंगा तब मैं आप सबको बाहर निकालूंगा। ये कहकर कैंट अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह उसे एलिना से मिलने जाना था, जो उसे बहुत याद कर रही थी। तुम काफी भूखी लग रही हो, कैंट। मैनेजर एलिना की आंखों में एक चमक आ गई। वह उछलकर सीधे कैंट की बाहों में समा गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी हफ्तों की बेचैनी को बयां कर रही थी। कैंट ने अभी ब्लिंक स्किल का इस्तेमाल करके वीआईपी रूम नंबर 14 में कदम रखा था। यहाँ वह पहले भी आ चुका था, इसलिए टेलीपोर्ट होना उसके लिए आसान था। जैसे ही वे मिले, उनके होंठ एक दूसरे से टकरा गए। यह एक बेतहाशा और भावुक चुंबन था जो पूरे 4 मिनट तक चलता रहा। आखिरकार वे उसी मखमली कुर्सी पर जाकर थमे जहां पिछली बार भी काफी कुछ तूफानी घटित हुआ था। अलीना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे पूरा निगल जाना चाहती हो। ये तो मेरे लिए खतरे की घंटी है ना? कैंट ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। वह अलीना को अपनी गोद में बिठाए हुए था और उसके हाथों ने अलीना के बदन को मजबूती से थाम रखा था। तुमने मुझे हफ्तों तक तरसाया है कैंट। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए एल्डरफोर्ड मैंशन पर धावा बोल देती, अलीना ने किसी लाडली राजकुमारी की तरह मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर आई क्यों नहीं? कैंट ने पूछा, जबकि उसके दांत अलीना के इनवेयर की स्ट्रैप के साथ खेल रहे थे। अलीना ने गंभीर होते हुए बताया कि वह कैंट पर कोई मुसीबत नहीं लाना चाहती थी। हर कोई उस परफेक्ट एल्केमिस्ट कैंट के पीछे पड़ा है और चूंकि एलिना ही एकमात्र कड़ी थी, इसलिए उस पर पैनी नजर रखी जा रही थी। जैसे ही मैं इस ऑक्शन हाउस से बाहर निकलती, लोग मेरा पीछा करने लगते। कैंट ने उसकी बात समझी और मुस्कुराकर कहा, तो फिर अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो हमें इस वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। दिव्य स्पर्श और चरम सुख। बाहर नीलामी का शोर जारी था, लेकिन वीआईपी रूम के भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। कैंट ने अपनी एन्चांटेड साइट से सुनिश्चित किया कि वे पूरी तरह अकेले हैं। फिर उसने एलिना के वस्त्रों को धीरे धीरे अलग करना शुरू किया। अलीना की खूबसूरती और उसका सुडौल बदन कैंट को अपनी ओर खींच रहा था। कैंट ने एलिना को सहलाना शुरू किया। उसके स्पर्श ने एलिना के शरीर में बिजली सी दौड़ा दी। कैंट की उंगलियां अलीना की जांघों पर तिरक रही थीं और जल्द ही वह उस गुलाबी गुफा तक पहुंच गया जो पहले से ही कैंट के इंतजार में भीग चुकी थी। अलीना के गले से सिसकियां निकलने लगीं। कैंट ने अपनी डिवाइन पर्वत टच तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसने एलिना के सुख को एसएसएस रैंक के स्तर पर पहुंचा दिया।
उसकी सिसकियां अब चीखों में बदलने लगी थीं। कैंट की उंगलियों की हर हरकत एलिना को पागल कर रही थी। कुछ ही पलों में एलिना अपने चरम क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और सुख की लहरों ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। कैंट ने रुकने के बजाय अपनी उंगलियों का खेल जारी रखा जब तक कि आखिरी बूंद तक बाहर नहीं आ गई। समर्पण और भविष्य का फैसला। वह बहुत ही जबरदस्त था, एलिना ने कैंट की आंखों में देखते हुए हाँफते हुए कहा। कैंट ने अपनी उंगली लिखी और फिर एलिना की ओर बढ़ाया, जिसे एलिना ने बड़े प्यार से साफ किया। माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका था। मैं यहाँ पूरे दिन और रात के लिए आया हूँ, तो तैयार रहो। कैंट ने उसे कुर्सी पर लेटाते हुए उसके पैर फैला दिए। कैंट ने देखा कि एलिना अब लेवल 7 ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाने से पहले तुम्हें सेंट बना दूँ। अगले ही पल कैंट का चेहरा एलिना के पैरों के बीच था। उसकी लंबी जीभ एलिना की गुफा के हर कोने को तलाश रही थी। यह शायद वेक्स्ट्रा का ही वरदान था कि कैंट की जीभ सामान्य से ज्यादा लंबी और चपल थी, जो औरतों को बेपनाह सुख देने के लिए ही बनी थी। एलिना ने गैदों को कसकर पकड़ लिया। 10 मिनट की उस मजेदार मशक्कत के बाद एलिना फिर से निढाल हो गई। अब एलिना की बारी थी। उसने कैंट की मर्दानगी को अपने मुंह में लिया और पूरी शिद्दत से उसे सुख देने लगी। तुम पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई हो। क्या तुम वाकई मेरी औरत बनना चाहती हो? कैंट ने मजाक में पूछा। एलिना ने रुककर उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हारी औरत बनने का एक भी मौका मिला तो मैं उसके लिए अपनी जान लगा दूंगी। कैंट उसकी गंभीरता देखकर मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन एलिना को अपने हरम का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया था। उसे पता था कि लीजियन टावर से उसे लगातार बूस्ट मिल रहे हैं, यानी अंकल ड्रू ने एक और नाइट राइडर जोड़ लिया है। कैंट को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी औरतों को अपने टावर से जोड़ना था। वह उन्हें सिर्फ सुखी नहीं बल्कि वेक्स्ट्रा के जादुई हथियार, अकीरा की बुनी हुई स्किल्स और टावर का ट्रू नेम भी देने वाला था। एक तरह से ये औरतें ही थीं जो कैंट का साथ पाकर सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली थीं। कैंट ने तय कर लिया कि वह अपने हरम टावर के उस विशाल बिस्तर को भरेगा और अपनी ताकत को ईश्वर के स्तर तक ले जाएगा। कैंट के दिव्य द्रव के गले से उतरते ही एलिना थोड़ा लड़खड़ाई। क्या तुम ठीक हो? कैंट ने फौरन उसकी चिंता करते हुए पूछा। एलिना ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ कैंट। मुझे लगता है कि इस डीप थ्रोटिंग में माहिर होने के लिए मुझे अभी और अभ्यास की जरूरत है। कैंट के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही तुम्हें एक ऐसी माँ बेटी की जोड़ी से मिलवाऊंगा जो इस काम में उस्ताद हैं। कैंट के दिमाग में एल्सा और लिलियन की तस्वीर कौन थी, लेकिन एलिना बस उसे हैरानी से देखती रह गई। वह कुछ पूछना चाहती थी पर झिझक गई। कैंट ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। एलिना की कामुकता कैंट के शरीर को भिगो रही थी। तुम पूछ सकती हो, कैंट ने उसके वक्षों को सहलाते हुए कहा। तुम्हारी कितनी औरतें हैं? एलिना ने आखिरकार पूछ ही लिया। अभी के लिए आधिकारिक तौर पर 4 हैं, लेकिन 5वीं और 6ठी भी लगभग लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। कैंट ने उसके निप्पल को चूमते हुए कहा। और 6ठी तुम हो एलिना, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। मैनेजर की सवारी और कल्टिवेशन का सैलाब। ये सुनकर एलिना का मन शांत हो गया। उसके गाल गुलाबी हो गए और वह कैंट के ऊपर सवार हो गई। तो मुझे अपनी सवारी करने दो, मेरे भविष्य के पति, उसने कहा। अगले 13 मिनट तक एलिना किसी जंगली घोड़ी की तरह कैंट पर सवार होकर झूमती रही। उसके सुडौल कूल्हों के कैंट की जांघों से टकराने की आवाज उस वीआईपी रूम में एक संगीत की तरह गूंज रही थी। कैंट ने उसे पूरा मौका दिया और फिर डॉगी स्टाइल डॉग ईक में उसकी गहराई को नापा। ये सिलसिला अगले 20 मिनट तक चला। मैं आ रहा हूँ एलिना, कैंट की आवाज गूंजी और उसने अपनी पूरी ऊर्जा एलिना के भीतर उड़ेल दी। उस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से एलिना का शरीर तपने लगा और उसकी कल्टिवेशन का स्तर देखते ही देखते बढ़ गया। वह लेवल 8 ग्रैंड मास्टर बनने के बेहद करीब पहुंच गई थी। भविष्य की योजना और वेक्स्ट्रा की ईर्ष्या। 3 घंटे के उस भीषण मैराथन के बाद दोनों पसीने से लथपथ कुर्सी पर लेटे थे। कैंट ने एलिना को बताया कि अब वह एक सेंट बन चुकी है, तो अब साधारण मिलन से उसकी कल्टिवेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। हालांकि एलिना की मदद से कैंट को भी 510 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले थे। बातों बातों में एलिना ने बताया कि वह इस साल वेस्टपॉट सिटी में होने वाली वार्षिक नीलामी एनुअल ऑक्शन की मुख्य नीलामीकर्ता लीड ऑक्शनियर होगी। ये सब तुम्हारी उन जादुई गोलियों की वजह से हुआ है कैंट। कैंट ने उससे एक छोटा सा एहसान मांगा, नीलामी के दौरान सेंट एसेलीन का वीआईपी बूथ 5 नोबल फैमिली के बूथ के पास रखना। एलिना ने बिना सवाल किए हाँ कर दिया। वह कैंट को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। देवी की स्पेशल मांग, वेक्स्ट्रा का प्यार। तभी कैंट के दिमाग में देवी वेक्स्ट्रा की खिलखिलाती हुई आवाज गूंजी। कैंट डार्लिंग, बताओ तुम अभी क्या कर रहे हो? वह साफ तौर पर उसे याद कर रही थी। कैंट ने मन ही मन जवाब दिया, मैं अभी तुम्हारी दुश्मन एलिना के साथ एक मैराथन खत्म करके उसे सहला रहा हूँ और नीलामी सुन रहा हूँ। वेक्स्ट्रा का चेहरा ईर्ष्या से लाल हो गया। मुझे यकीन है कि तुम्हें उसके कूल्हे मेरे से ज्यादा पसंद होंगे, उसने चिढ़ते हुए कहा। जलन मत करो मेरी देवी, तुम्हारे कूल्हे एकदम परफेक्ट हैं और उनका अपना ही आकर्षण है, कैंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वेक्स्ट्रा ने थोड़ा शर्माते हुए एक ऐसी मांग रखी जिसने कैंट की धड़कनें बढ़ा दी। अगर मेरे कूल्हे इतने ही परफेक्ट हैं तो क्या अगली बार जब हम मिलें तो हम एनल कर सकते हैं? मैं तुम्हारी पहली बनना चाहती हूँ। कैंट का दिल एक पल के लिए धड़का, फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। वेक्स्ट्रा ये सुनकर खिल उठी। कैंट ने तिरछी नजरों से एलिना के कूल्हों को देखा। उसके मन में भी वही ख्याल आया, लेकिन उसने खुद को रोका। वह अपनी देवी को दिया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता था। वेक्स्ट्रा ही उसकी पहली बनेगी। एलिना के मन में भी यही इच्छा थी, पर वह पूछने से डर रही थी। वह भी कैंट के साथ बिताए इन पलों के सुख में ही डूबे रहना चाहती थी। नीलामी घर ऑक्शन हाउस असल में कीमती चीजों की बोली लगाने और अमीरों के लिए अपनी दौलत का प्रदर्शन करने की जगह होती है। वहाँ व्यापार के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त वीआईपी रूम नंबर 14 का नजारा कुछ और ही था। वहाँ कैंट और एलिना एक दूसरे के प्यार और जुनून में पूरी तरह डूबे हुए थे। नीलामी एक दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन कैंट ने वादा किया था कि वह एक और दिन एलिना के साथ बिताएगा। पिछले कई घंटों से वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। एलिना की सिसकियां और कैंट का जुनून उस कमरे को किसी नीलामी घर के बजाय एक अलग ही दुनिया बना चुका था। अंततः घंटों की उस थकान और सुख के बाद दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए कुर्सी पर ही गहरी नींद में सो गए। 2 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुली तो एलिना के चेहरे पर एक असीम संतोष था। उसने कैंट के शरीर को बड़े प्यार से साफ किया। कैंट ने मन ही मन सोचा, कितनी समझदार और ख्याल रखने वाली पत्नी साबित होगी यह। इसे हरम में शामिल करना बिल्कुल सही फैसला होगा। हालांकि कैंट चाहता था कि उसकी चौथी पत्नी बनने का गौरव पहले उसकी मास्टर सेंट एसेलीन को मिले, इसलिए उसने एलिना को अभी थोड़ा इंतजार कराने का सोचा। एलिना का दर्दनाक अतीत, मिलर परिवार का पाप। बातों बातों में कैंट ने एलिना से उसकी जिंदगी के असली लक्ष्य के बारे में पूछा। एलिना, तुम एक कल्टिवेटर के रूप में क्या हासिल करना चाहती हो?
मुझे पता है कि तुम्हें यह नीलामी घर संभालना पसंद है, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई तो ऐसी इच्छा होगी जिसे तुम वाकई पूरा करना चाहती हो। जैसे ही यह सवाल कैन की जुबान से निकला, अलीना का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसके चेहरे पर वैसी ही परछाई आ गई जो पुराने घावों के कुरेने पर आती है। कैन समझ गया कि उसने किसी ऐसी नस पर हाथ रख दिया है जिसे अलीना दुनिया से छिपा कर रखती थी। 5 मिनट की लंबी खामोशी के बाद अलीना की आवाज़ कांपते हुए निकली, मैं हमेशा से एक अरे मास्टर व्यू रचनाकार बनना चाहती थी। कल्टीवेटर बनने से पहले ही मैंने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं उस रास्ते पर कभी चल पाऊंगी। क्यों? कैंट ने धीरे से पूछा। अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं। जब तक मिला नोबल फैमिली का बड़ा बेटा टुरंट जिंदा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपनी तलवार उसके सीने के पार उतारनी है। उस दरिंदे ने मेरा सब कुछ छीन लिया, एक मासूमियत का कत्ल और बदले की आग। अलीना ने सिसकते हुए कैंट को पूरी कहानी सुनाई। वह वरिंडर किंगडम के सबसे अमीर और ताकतवर मिलर परिवार की एक नौकरानी की बेटी थी। उसकी मां ने सालों तक उस परिवार की सेवा की थी ताकि अलीना को कभी किसी चीज़ की कमी न हो। जब अलीना 18 साल की हुई और उसकी प्रतिभा चमकने लगी तो मिलर परिवार के मुखिया ने उसे आधिकारिक तौर पर परिवार का हिस्सा बना लिया ताकि वह भविष्य में उनकी ताकत बन सके। लेकिन मिलर परिवार के बड़े बेटे टुरंट की गंदी नज़र अलीना पर पड़ गई। उसने अलीना को अपने बिस्तर तक खींचने की हर मुमकिन कोशिश की, पर अलीना ने हर बार उसे ठुकरा दिया। अंत में एक दिन जब अलीना अकेली थी, टुरंट ने जबरदस्ती उसके साथ घिनौना पाप किया। दर्द सिर्फ इतना ही नहीं था, अलीना को बाद में पता चला कि उसकी मां, जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे टुरंट के गुर्गों ने बेरहमी से मार डाला था। जब अलीना इंसाफ मांगने परिवार के मुखिया के पास गई तो उन्होंने अपनी औलाद का साथ दिया। उन्होंने अलीना को झूठा करार दिया और उसकी स्पिरिट रूट रूहानी जड़ को एक जादुई सील से बंद करके उसे घर से बाहर फेंक दिया। कैंट का वादा और नया क्वेस्ट। इसी वजह से अलीना का लेवल बढ़ना रुक गया था, लेकिन कैंट से मिलने और उसके साथ समय बिताने के बाद कैंट की जादुई ऊर्जा ने अलीना की उस सील को तोड़ दिया, जिससे उसका लेवल फिर से बढ़ने लगा। फिर भी उस हादसे का सदमा इतना गहरा था कि वह चाहकर भी अपनी जादुई कलम रून नाइफ से कोई व्यू रचना और एक नहीं बना पाती थी। अलीना की दास्तान सुनकर कैंट की आंखों में खून उतर आया। उसने अलीना को अपनी बाहों में समेटा और ठंडे स्वर में कहा, तो अब मुझे एक नए मिशन की जरूरत है। अलीना, मैं उस कमीने को चांदी की थाली में सजाकर तुम्हारे पास लाऊंगा। तुम्हें बस अपनी तलवार तैयार रखनी है। तभी कैंट के सामने ब्रह्मांडीय संदेश चमक उठा। यू हैव रिसीव्ड द न्यू क्वेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स क्वेस्ट पूल। आपको ब्रह्मांड की ओर से एक नया मिशन प्राप्त हुआ है। फिक्र मत करो अलीना, मैं वादा करता हूं कि वह दरिंदा अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। कैंट ने अलीना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अलीना का सदमा उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। उसे शांत करने में कैंट को 2 घंटे लग गए, लेकिन अब कैंट ने ठान लिया था कि वह उसे उसका इंतकाम दिलाकर रहेगा। तभी कैंट के सामने ब्रह्मांडीय मिशन की खिड़की चमकी। मिशन का नाम ओवरड्यू रिवेंज, बकाया इंतकाम। मिशन का प्रकार साइड क्वेस्ट। कठिनाई उच्च समय 30 दिन। किसी भी तरह उस टुरंट नाम के शैतान को अलीना के पास चांदी की थाली में सजाकर पहुंचाओ। इनाम 10 लाख टावर पॉइंट्स और एक रैंडम गिफ्ट बिंगो टिकट। कैंट के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने वेक्सट्रा के दिए हुए 6 दिव्य हारों में से एक निकाला। इस पर अपने खून की एक बूंद गिराओ और इसके साथ रूहानी अनुबंध सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अलीना ने उसे हैरानी से देखा। क्या यह एक सोल आइटम है? हाँ, कैंट ने सादगी से जवाब दिया। अलीना एक नीलामी प्रबंधक होने के नाते जानती थी कि एक सोल आइटम की कीमत क्या होती है, लेकिन कैंट ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पहनने को कहा। जैसे ही अनुबंध पूरा हुआ, कैंट ने वह हार उसके गले में पहना दिया और उसे इसके चमत्कारी गुणों के बारे में बताया। अलीना ने भावुक होकर कैंट को गले लगा लिया। उसे अब अपनी सुरक्षा की नहीं बल्कि अपने मसीहा पर गर्व था। जेकब एशलैंड, अमर्त्य चिट्टे का उदय। अलीना से विदा लेकर कैंट शहर के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ा। वह अपने पहले सेवक जेकब एशलैंड से मिलने जा रहा था। हफ्तों पहले जेकब को उसके अपने पिता ने गुलाम के तौर पर बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कैंट ने उसे बचाकर अपना सेवक बना लिया था। जेकब को अब तक नहीं पता था कि उसके पास क्रेक्स निथल अमर्त्य चिट्टा जैसा महान ट्रू नेम है, जो कैंट के साथ उसके भरोसे का स्तर 80% पहुंचने पर ही खुलेगा। शुरुआत में जेकब ने कैंट के दिए 30,000 स्पिरिट स्टोन अयाशी में उड़ा दिए थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उसके भीतर का योद्धा जाग उठा। उसने खुद को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया और पागलों की तरह साधना शुरू कर दी। जब कैंट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जेकब ट्रेनिंग डमी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। जेकब अब रूट सेंट बन चुका था, जिसकी वजह से कैंट की शक्तियों में भी इजाफा हुआ था। देखकर अच्छा लगा कि तुम पहले से बेहतर कर रहे हो, जेकब, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। जेकब रुका। उसने कैंट को ठंडी नजरों से देखा। वह भी कैंट को पसंद नहीं करता था क्योंकि कैंट ने उसकी प्रेमिका को उससे छीन लिया था। क्या चाहिए तुम्हें? जेकब ने रूखेपन से पूछा। कैंट ने उसकी नफरत को नजरअंदाज किया और एक पोटली उसकी ओर फेंकी। इसमें 10 करोड़ स्पिरिट स्टोन्स और एक सोल आर्मर है। इसे पहनो और अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। जब तुम मेरे सच्चे सेवक बनने के काबिल हो जाओगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। जेकब के कुछ बोलने से पहले ही कैंट वहां से ब्लिंक कर गया। सफर और नाइट राइडर्स का रहस्यमय आगमन। कैप्राथ सिटी छोड़ने के बाद कैंट ने वेस्टपॉट सिटी की ओर पैदल ही अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास अकेडमी जाने के लिए अभी 4 दिन थे, इसलिए उसने प्रकृति के बीच से सफर करना बेहतर समझा। लेकिन रास्ते के बीच में ही उसे रुकना पड़ा। अचानक एक काला पोर्टल खुला और उसमें से अंकल ड्रू अपने नाइट राइडर रूप में बाहर निकले। उनके पीछे 2 और रहस्यमय आकृतियां थीं। कैंट के दिमाग में तुरंत उन दोनों के ट्रू नेम्स चमक उठे। उसे समझ आ गया कि अब क्या करना है। इन दोनों योद्धाओं के पूर्ण रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैंट को उनकी रूहानी शक्ति को जागृत करना था। अंधेरी रात के ये सवार अब अपने मास्टर के सामने घुटनों पर थे और कैंट की सेना में 2 और कार जुड़ने वाले थे। काफी समय हो गया अंकल ड्रू, कैंट ने एक खुशनुमा मुस्कान के साथ कहा। अंकल ड्रू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले वे अपने मानवीय रूप में वापस आए, कैंट को देखकर मुस्कुराए और फिर बोले, वाकई छोटे मालिक, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कैंट ने सिर हिलाया और अपना ध्यान उन 2 आकृतियों पर केंद्रित किया जो अंकल ड्रू के पीछे खड़ी थीं। उनके हुड और कदकाठी से साफ पता चल रहा था कि उनमें से एक महिला है और दूसरा पुरुष। ये नाइट राइडर्स की कतारों में जुड़ने वाले नए सदस्य हैं, अंकल ड्रू ने समझाया। नाइट राइडर्स का कप्तान होने के नाते मेरा काम उन लोगों को ढूंढना है जिन्हें मैं अंधेरी रातों के सफर पर ले जा सकूं। कैंट समझ गया। ठीक है, लेकिन पहले मुझे इनका रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करना होगा। सादे नाइटहॉर्न, चंद्रमा की तीरंदाजा। कैंट सबसे पहले आर्या की ओर बढ़ा। आर्या ने अपने हुड के नीचे से कैंट की आंखों में देखा। हालांकि वह कैंट से पहली बार मिल रही थी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा युवक उसके भाग्य का विधाता है।
कैंट ने अपनी तर्जनी उंगली उसके माथे पर रखी और प्राचीन शब्दों का उच्चारण किया। By the silent vigil of the crescent moon, I call upon Lunaris Venator. Rise, sudden, and pierce the veil of shadows with your unerring light. अर्धचंद्र की मौन निगरानी में मैं लूनारिस वेनेटर का आह्वान करता हूँ। उठो सादेन और अपनी अचूक रोशनी से परछाइयों के पर्दे को चीर दो। जैसे ही ये शब्द निकले, आर्या के माथे पर एक अर्धचंद्र का टैटू चमक उठा और उसका पूरा शरीर हरी ज्वाला में घिर गया। उसके साधारण कपड़े अब चमड़े और जादुई रेशम के योद्धा पोशाक में बदल गए। उसका धनुष हड्डियों जैसा मजबूत और प्राचीन दिखने लगा। उसका घोड़ा क्षदाओं में भी अब धातु के कवच से लैस हो चुका था। लीजियन में तुम्हारा स्वागत है आर्या, या अब मुझे तुम्हें सदन सादेन कहना चाहिए? कैंट ने पूछा। आर्या मेरा पिछला जीवन था मास्टर, अब से मैं सादेन ही कहलाना चाहूंगी, उसने विनम्रता से कहा। अब उसके और कैंट के बीच एक टेलीपैथिक संबंध जुड़ चुका था। कैंट ने उसे पूरा नाम दिया, सडन नाइटहॉर्न द लूनर आर्चरिस, एरिंडोर शेडहूफ, परछाइयों का जादूगर। इसके बाद कैंट हिक्स की ओर बढ़ा, जो कभी डार्क डेविल चर्च का खूंखार नेता था। कैंट ने उसके माथे पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा। फ्रॉम द डेप्थ्स वेयर शैडोज रेन, आई समन अम्ब्रा आर्कैनस, एरिंडर, कमांड द नाइट एंड अवेकन द स्पेक्ट्रल माइट ऑफ द शेडहूफ ब्लड लाइन। उन गहराइयों से जहां परछाइयों का राज है, मैं उम्ब्रा आर्कैनिक का आह्वान करता हूं। एरिंडोर, रात पर शासन करो और शेडहूफ रक्त रेखा की रूहानी शक्ति को जगाओ। हिक्स के माथे पर एक चरवाहे की लाठी जैसा टैटू उभरा और उसके सिर पर 2 सींग निकल आए। वह अब एक शक्तिशाली समनर बन चुका था, जो परछाई वाले जानवरों को बुला सकता था। कैंट ने उसे नया नाम दिया, एरिंडर शेडहूफ द शैडो समनर। मिशन और प्रतिशोध की ठंडी आग। रूपांतरण के बाद एरिंडोर ने कैंट को बताया कि अतीत में उसी ने एल्डफोर्ड मैंशन पर हमला करने के लिए 12 आदमी भेजे थे। वह शर्मिंदा था, लेकिन कैंट ने उसे माफ कर दिया और एक बड़ा मिशन दिया। एरिंडोर, तुम डार्क डेविल चर्च के ऊंचे ओहदे पर थे, इसलिए मुझे उनके हर ठिकाने और हर राज की जानकारी चाहिए। एरिंडोर ने मिशन स्वीकार कर लिया। कैंट ने उसे सलाह दी कि वह चर्च को यह खबर दे दे कि एटॉमिक डिवाइन बॉडी लीहुआ को द हैंड नाम के किसी संगठन ने चुरा लिया है। इससे लीहुआ पर से सबका ध्यान हट जाएगा। फिर कैंट सादेन की ओर मुड़ा। सादेन, क्या तुम्हें अपने बदले के लिए मेरी मदद चाहिए? सादेन ने मना कर दिया। वह अपनी उस धोखेबाज सहेली मेलोडी और उस रईस डैरल से खुद निपटना चाहती थी। कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अपना वक्त लो। बदला तब और भी मीठा लगता है जब उसे ठंडा करके परोसा जाए। वास्पोर्ट सिटी की ओर प्रस्थान। सादेन और एरिंडोर अपने अपने मिशन पर निकल गए। अंकल ड्रू ने अपने शैडोमेया को उसी आलीशान बग्घी कैरेज में बदल दिया जो जेकब ने एल्डफोर्ड मैंशन में छोड़ी थी। मास्टर, अगर आप पैदल चलेंगे तो 2 दिन लगेंगे, लेकिन इस बग्घी में हम 1 दिन से भी कम समय में वेस्टपोर्ट सिटी पहुंच जाएंगे। कैंट बग्घी में बैठ गया। हालांकि अंकल ड्रू चाहते तो रात के जादुई रास्ते से उसे कुछ ही मिनटों में पहुंचा सकते थे, लेकिन कैंट ताज़ा हवा और सफर का लुत्फ उठाना चाहता था। 17 घंटों के सफर के बाद कैंट आखिरकार वास्पोर्ट सिटी की दहलीज पर पहुंच गया। तो यह है वास्पोर्ट सिटी, अल्थिया साम्राज्य की वो मशहूर राजधानी जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं, कैंट ने अंकल ड्रू के बगल में खड़े होकर कहा। उसके सामने एक विशाल शहर फैला हुआ था, जिसकी ऊंची दीवारें और भव्य इमारतें उसकी मजबूती की गवाही दे रही थीं। वाकई खूबसूरत है और उतनी ही सुरक्षित भी, कैंट ने प्रशंसा करते हुए कहा। बिल्कुल मालिक, मेरा जन्म और परवरिश यहीं हुई है, अंकल ड्रू ने गर्व से कहा। कैंट मुस्कुराया और एक निजी सवाल पूछ बैठा, क्या यहाँ अब भी आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? अंकल ड्रू की मुस्कान फीकी पड़ गई। सब खत्म हो गए। मैं एक व्यापारी परिवार से था। करीब 40 साल पहले एल्फ साम्राज्य एल्विन एम्पायर जाते वक्त हमारे साथ एक भयानक हादसा हुआ था। अंकल ड्रू ने बताया कि डूम सीज को पार करते वक्त डाकुओं और समुद्री राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया था। कैंट के दिमाग में तुरंत उन समुद्री जीवों की ताकत का ख्याल आया। अंकल ड्रू ने बताया कि समुद्र इस दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति है, जहां स्पिरिट को फॉर्मेशन स्तर के कम से कम 15 महायोद्धाओं को देखा गया है। कैंट समझ गया कि अगर वे 15 दिखा रहे हैं तो हकीकत में उनकी संख्या कहीं ज्यादा होगी। नाइट राइडर्स, नर्क की गहराइयों से उदय। अगले कुछ घंटों तक कैंट और अंकल ड्रू ने नाइट राइडर्स के इतिहास पर बात की। कैंट ये जानकर हैरान रह गया कि नाइट राइडर्स का संबंध महज अंधेरे से नहीं, बल्कि असली पाताल लोक अंडरवर्ल्ड की 13 परतों से भी गहरा है। ये योद्धा नर्क की 13वीं परत से भी नीचे की गहराइयों से उठते हैं और अपनी नफरत की आग से रात को झुलसा देते हैं। बात करते करते कैंट को डेजावू जैसा महसूस हुआ, जैसे वह खुद कभी उस आग का हिस्सा रहा हो। उसे अब यकीन हो गया था कि उसने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और डरावनी अंडरवर्ल्ड आर्मी को विरासत में पाया है। द एल्केमिस्ट ड्रीम, जड़ी बूटियों का महासागर। शहर में प्रवेश करने के बाद कैंट ने सबसे पहले एक सराय इंट में कमरा लिया। वह कुछ देर के लिए टावर के भीतर गया और सेंटेस सेलीन के साथ वापस आया। सेलीन ने अपनी जान बचाने के लिए अंकल ड्रू का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद कैंट उन्हें वापस टावर में छोड़कर शहर की सैर पर निकला। उसे अपनी पिल ग्रैंड मास्टर की रैंक हासिल करने के लिए अभी 30 या -2 गोलियां और बनानी थी, जिसके लिए उसे जड़ी बूटियों की जरूरत थी। टहलते हुए वे साम्राज्य की सबसे बड़ी और पुरानी दुकान के सामने रुके, द एल्केमिस्ट ड्रीम। ये दुकान पूरे मानव महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी एल्केमी शॉप थी। वहां खड़ी भव्य बग्घियां और लोगों की भीड़ उसकी शोहरत बयां कर रही थी। अंकल ड्रू की बदौलत कैंट की बग्घी भी किसी राजा की सवारी से कम नहीं लग रही थी। अंकल ड्रू, मुझे यहाँ कुछ घंटे लग सकते हैं, कैंट ने कहा। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, छोटे मालिक, अंकल ड्रू ने जवाब दिया। कैंट जैसे ही अंदर जाने के लिए बढ़ा, पहरेदारों ने उसे रोक लिया। रुको, अपनी पहचान दिखाओ। वास्पोर्ट सिटी के इस सबसे खास ठिकाने में कदम रखना इतना आसान नहीं था। कैंट जैसे ही दुकान में प्रवेश करने वाला था, उसे दरवाजे पर ही रोक दिया गया। यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इस समय वह इस दुनिया में एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति था। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि वह किसी शक्तिशाली परिवार से जुड़ा है या नहीं, या फिर ऐसा कोई दर्जा जो उसे इस प्रतिष्ठित स्थान में प्रवेश का अधिकार देता। एल्केमिस्ट ड्रीम एक बेहद प्रसिद्ध और सम्मानित स्थान था, जहां कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाती थीं। ऐसे में वे किसी अनजान व्यक्ति को अंदर आने देकर अपने काम में बाधा नहीं डालना चाहते थे। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास कोई पहचान नहीं है, कैंट ने जितना हो सके विनम्र स्वर में कहा। कहते हैं कि चालाक लोग अक्सर सबसे अधिक विनम्र दिखाई देते हैं। उनका असली रूप तभी सामने आता है जब वे क्रोधित होते हैं। बिना पहचान के प्रवेश नहीं मिल सकता, गार्ड ने शांत स्वर में कहा। उसके व्यवहार में कोई कठोरता नहीं थी, जिससे कैंट के मन में इस स्थान के प्रति थोड़ा सम्मान बढ़ गया। हालांकि मेरे पास पहचान नहीं है, लेकिन मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। मैं इस अद्भुत जड़ी बूटी भंडार में कुछ सामग्री खरीदना चाहता हूँ। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं अंदर जा सकूं? कैंट ने विनम्रता से पूछा। हाँ, और अगर तुम एल्केमिस्ट हो तो मैं भी सेज एल्केमिस्ट हूँ।
दूसरा गार्ड व्यंग्य करते हुए बोला, जो बीच में ही बातचीत में कूद पड़ा था। केंट ने उसकी ओर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। वह पहले गार्ड से ही बात करता रहा। मुझे यकीन है कि अंदर जाने का कोई और तरीका जरूर होगा। अगर है तो मैं उसे अपनाना चाहूंगा, उसने शांत और समझदारी भरे स्वर में कहा। वह मूर्ख नहीं था, भले ही वह पृथ्वी से आया था, लेकिन वह जानता था कि हर दुनिया में नियमों के अलावा भी रास्ते होते हैं। जैसे पृथ्वी पर नौकरी पाने के लिए केवल योग्यता ही नहीं, बल्कि कई गुप्त रास्ते भी होते हैं। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पहला गार्ड हल्का मुस्कुराया। उसने दूसरे गार्ड की ओर देखा जो गुस्से में आने वाला था, और उसे एक नज़र से शांत कर दिया। अगर यह युवा अल्केमिस्ट अंदर जाना चाहता है तो उसे इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए कुछ दान देना होगा। मेरा मानना है कि कुछ 1000 स्पिरिट स्टोन्स काफी होंगे, पहले गार्ड ने कहा। दूसरे गार्ड की आंखों में तुरंत लालच की चमक आ गई। केंट मुस्कुराया और चुपचाप एक थैली निकाल ली। आसपास बहुत लोग आ जा रहे थे, इसलिए इस लेन देन को कोई भी देख सकता था। जब हम सभी चाहते हैं कि यह स्थान और आगे बढ़े तो मैं भी इसमें योगदान देना चाहूंगा, उसने कहा और थैली गार्ड को सौंप दी, फिर अंदर की ओर बढ़ गया। केंट के जाते ही गार्ड ने थैली के अंदर झांका। उसमें मौजूद जादुई प्रभाव के कारण उसे तुरंत राशि का पता चल गया। वह एकदम चौंक गया और लगभग थैली गिरा ही देता, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कितना है? दूसरे गार्ड ने उत्सुकता से पूछा। 5 लाख, पहले गार्ड ने धीरे से कहा। दूसरे गार्ड के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। दोनों तुरंत एक किनारे गए और पैसे आपस में बांट लिए। हर दिन किसी का भाग्य नहीं बदलता, लेकिन आज केंट उनके लिए वही बन गया था। फिर भी रिश्वत लेना कभी भी कोई सम्मानजनक काम नहीं होता। केंट जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वह चकित रह गया। चारों ओर सजी हुई अलमारियां थीं, जिन पर जड़ी बूटियां इस तरह रखी गई थीं कि वे लंबे समय तक ताज़ा बनी रहें। अल्केमिस्ट ड्रीम में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? युवा अल्केमिस्ट। उसी समय उसकी उम्र की एक युवती हरे रंग के अल्केमी वस्त्र पहने हुए उससे बोली। केंट ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ? ये सवाल थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह खुद अल्केमिस्टों से भरी जगह में खड़ा था। लेकिन वह कोई अमीर परिवार का युवक भी हो सकता था जो किसी दुर्लभ जड़ी बूटी की तलाश में आया हो। तुम्हारी आंखों में जो भाव है वह बताता है कि तुम इस कला को समझते हो। तुम्हारी उम्र का हर व्यक्ति ऐसा नहीं देखता, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। केंट भी मुस्कुराया, जिससे उसका आकर्षक चेहरा और निखर गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। जब आपने मेरी इस रुचि को पहचान ही लिया है तो क्या आप मुझे टीटू जड़ी बूटियां दिखा सकती हैं? खासकर वे जो जहर की गोलियां बनाने में काम आती हैं, उसने कहा। युवती ने हल्का आश्चर्य जताया। जहर की गोलियां काफी महंगी होती हैं, खासकर टियर 2 की, लेकिन तुम जैसे युवा अल्केमिस्ट को इसमें रुचि क्यों है? केंट ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ शौक में नहीं चुना। मैं बस अपने बचाव के विकल्प खुले रखना चाहता हूँ। युवती उसकी बात समझ गई। जहर की गोलियां कठिन परिस्थितियों में जीवन बचा सकती थीं, और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई भी की जा सकती थी। मेरे साथ आइए, उसने कहा और उसे उस हिस्से में ले गई जहां जहरीली जड़ी बूटियां रखी थीं। चलते चलते उसने पूछा, मेरे हिसाब से आप एक पिल मास्टर हैं। क्या आप 3 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं? हाँ, मैं इस राज्य के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के बीच अपनी क्षमता को परखना चाहता हूँ, केंट ने विनम्र स्वर में कहा। युवती ने उसे ध्यान से देखा। उसे उसके शब्दों में हल्का सा व्यंग्य महसूस हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह किस पर था। फिर उसने विषय बदल दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस परिवार से हैं? कुछ परिवारों को यहाँ छूट मिलती है जिससे आपकी खरीदारी सस्ती हो सकती है। केंट मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि यह केवल जानकारी निकालने का तरीका है। उसकी विशेष दृष्टि ने पहले ही बता दिया था कि यह युवती वास्तव में एक पिल ग्रैंड मास्टर और रूट ग्रेड सेज है जो अपनी असली पहचान छुपा रही है। लेकिन केंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे खेद है, लेकिन मैं किसी भी बड़े परिवार से नहीं हूँ, और आप मुझे बस केंट कह सकती हैं, उसने शांत स्वर में कहा। वह युवती कुछ देर तक केंट को घूरती रही, जैसे उसकी बातों की सच्चाई को परख रही हो। लगभग 30 सेकंड तक लगातार देखने के बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया, मानो उसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। केंट ने उसकी आंखों में वह बदलाव देख लिया और तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रही है। बिना किसी झिझक के उसने उसकी संभावित दिशा को वहीं रोक दिया। किसी नोबल या मर्चेंट परिवार का हिस्सा बनना मुझे पसंद नहीं है। वहां बस चालाकी और पीठ पीछे वार ही होता है, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा। युवती उसकी बात समझ गई और पीछे हट गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसने पूरी तरह वह विचार छोड़ दिया हो। ठीक है, उसने सहज स्वर में कहा और बात को आगे नहीं बढ़ाया। फिर वह उसे उस हिस्से की ओर ले गई जहां जहरीली जड़ी बूटियां रखी थीं। चलते हुए उसने कहा, तुम्हें भले ही ऐसे परिवारों में शामिल होना पसंद न हो, लेकिन उनके अपने फायदे होते हैं, सुरक्षा और संसाधन। लेकिन प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के भी नुकसान होते हैं। कैसे? केंट ने पूछा। सबसे पहले, ये परिवार बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं। वे हमेशा सबसे बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अगर तुम प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करते हो तो वे तुम्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम मना कर दोगे तो वे इसे आसानी से नहीं लेंगे। वे गलत तरीकों का भी सहारा ले सकते हैं। सीधी बात यह है, अगर तुम उनके नहीं हो सके तो वे किसी और के भी नहीं रहने देंगे, उसने चेतावनी दी। केंट ने सोचते हुए सिर हिलाया। उसे इन परिवारों के झंझट में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर वे जबरदस्ती करेंगे तो वह भी चुप नहीं बैठेगा। जरूरत पड़ी तो वह अपने बैटल डॉल्स की पूरी सेना उनके खिलाफ खड़ी कर सकता था। और अब वह केवल वहीं तक सीमित नहीं था, वह अब क्रिएट नेक्रोमांसर भी बन चुका था। ये सोचते हुए वह दुकान में आगे बढ़ता रहा, ध्यान से जड़ी बूटियां चुनता हुआ और नई चीजों पर भी नजर रखता हुआ। उसके लिए पैसे कोई समस्या नहीं थे। तुम काफी ज्यादा चीजें उठा रहे हो। तुम्हें पता है कि इस दुकान का नियम है, एक बार जड़ी बूटी उठा ली तो उसे वापस नहीं रखा जा सकता। युवती ने उसकी भरी हुई टोकरी को देखते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं ये सब खरीदने वाला हूँ, केंट मुस्कुराते हुए बोला और चैन जारी रखा। क्या तुम उन लोगों में से हो? उसने हल्के से पूछा। कौन से? केंट ने पलटकर पूछा। जो बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं, यानी इम्पल्स बायर्स, उसने मुस्कुराते हुए कहा। केंट भी हल्का मुस्कुराया और 4 जड़ी बूटियां उठाईं। ब्लेथॉन वाइन्स, क्रिम्सन बेल फ्लावर्स, फीवरमॉस और ब्लैक कैप्स पॉज। मैं इम्पल्स बायर नहीं हूँ, मुझे बस अचानक खरीदारी करना पसंद है। दोनों में फर्क होता है, उसने जवाब दिया। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि उसकी बात समझ में आई या नहीं। युवती ने उसके हाथ की जड़ी बूटियों को देखा और पूछा, अगर तुम इम्पल्सिव बायर नहीं हो तो बताओ ये 4 किस काम आती हैं? केंट ने बिना हिचक उत्तर दिया। इनसे 3 तरह के जहर बनाए जा सकते हैं, और अगर कुछ हल्की सामग्री जोड़ दी जाए तो एंटीडोट पिल्स भी बन सकती हैं। लेकिन सिर्फ इन 4 से क्रिम्सन कर्स पिल तैयार की जा सकती है। ये सुनकर युवती प्रभावित हुई। बुरा नहीं, उसने कहा।
वह उसके पीछे पीछे चलती रही जबकि कैंट दर्जनों जड़ी बूटियां उठाता गया और अपनी टोकरी भरता गया। वह टोकरी साधारण नहीं थी, उसमें एक विशेष स्थानिक व्यवस्था थी जिससे वह उसमें बहुत सारी चीजें बिना चिंता के रख सकता था। लगभग 2 घंटे तक यही चलता रहा। आखिरकार युवती ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अब खत्म हुआ? हाँ, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा और काउंटर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने कुछ और जड़ी बूटियां उठा ली जिससे युवती ने आंखें घुमा लीं। कुछ ही देर में वे काउंटर पर पहुंचे। कैंट ने अपनी टोकरी रखी और भुगतान की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय दुकान के एक अन्य हिस्से में लंबे काले बालों वाली एक युवती, जिसके चेहरे पर घमंड और नाराजगी साफ झलक रही थी, शेल्फ पर कुछ ढूंढ रही थी। वह एक खास जहरीली जड़ी बूटी की तलाश में थी जिसे उसने पहले देखा था। उसे ठीक से याद था कि वह कहाँ रखी थी, लेकिन अब वह वहाँ नहीं थी। 10 मिनट तक ढूंढने के बाद वह काउंटर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसकी नजर कैंट की टोकरी पर पड़ी। वहां उसने ड्रीम शेड फ्लावर्स देख ली। रुको, उसने आदेश दिया जैसे वह इस जगह की मालिक हो। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि जड़ी बूटियां गिन रही महिला सच में रुक गई। क्या समस्या है? काउंटर पर खड़ी महिला ने पूछा। वह जड़ी बूटी मेरी है, मैंने उसे कल देखा था और आज लेने आई हूँ। उसे मुझे वापस दो, उसने घमंड से कहा। दुकान में धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी। वह लड़की कौन है? एक व्यक्ति ने पूछा। चुप रहो, तुम उसे नहीं जानते, दूसरे ने धीरे से कहा। वह विकेट पॉइजन विच की इकलौती शिष्या है, वही जो इस महाद्वीप के 7 पिलसेंट्स में से एक है। ये सुनते ही पहला व्यक्ति घबरा गया। सब जानते थे कि वह बूढ़ी औरत कितनी खतरनाक है। वह सबसे शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन सबसे डरावनी जरूर थी। वह जहर बनाने में माहिर थी और उसके जहर पूरे महाद्वीप में सबसे घातक माने जाते थे। लोग उससे दूर रहने लगे। एक बार एक व्यापारी परिवार ने उसे नाराज कर दिया था और उसने पूरी फैमिली को जहर देकर महीनों तक तड़पाया था। इसी कारण चारों राज्यों में कोई भी उससे या उसके लोगों से उलझना नहीं चाहता था। माफ कीजिए, लेकिन ये जड़ी बूटी इस युवक ने ले ली है, काउंटर महिला ने कैंट की ओर इशारा करते हुए कहा। युवती ने कैंट की ओर घमंड भरी नजरों से देखा। उसे लग रहा था कि वह अजय है क्योंकि उसके पीछे उसका गुरु था। लेकिन आज कैंट की नजरों में वह कुछ भी नहीं थी और उसने यह बात साफ कर दी। मुझे ऐसे मत घूरो, कैंट ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। तुम चाहे राजा की बेटी हो या किसी दानव साम्राज्य की राजकुमारी, ये जड़ी बूटी तुम्हें आज नहीं मिलेगी और कभी भी नहीं। अब यहाँ से चली जाओ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। कैंट के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा मानो उन पर कोई भारी संकट टूट पड़ा हो। हैरानी की बात यह थी कि जिसने ये सब कहा वह खुद पूरी तरह शांत खड़ा था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। कैंट ने अभी अभी ओल्ड विकेट विच की इकलौती शिष्या का अपमान किया था। ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ तक कि वह युवती भी, जो अब तक कैंट के साथ थी और असल में छिपी हुई पिल ग्रैंड मास्टर थी, उससे थोड़ा दूर हट गई। वह समझ चुकी थी कि अपनी जान बचाना ही समझदारी है। तुमने अभी क्या कहा? शिष्या ने खतरनाक नजरों से घूरते हुए पूछा। मैं अपनी बात दोहराता नहीं, कैंट ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता लगता है, तो ध्यान से सुनो। ये जड़ी बूटी मैंने उठाई है। मैं इसे तुम्हें सिर्फ तुम्हारे दर्जे या परिवार की वजह से नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और मेरे गुरु कौन है? उसने गुस्से में उंगली उठाते हुए कहा। कैंट की आंखें सख्त हो गईं। अपनी उंगली मेरे सामने से हटाओ, नहीं तो काट दूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी पर उंगली उठाना बदतमीजी होती है? उसने उसका हाथ झटक दिया। फिर उसने सीधे कहा, और तुम्हारे गुरु से मुझे क्या मतलब? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह पहले ही मर चुका हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? शिष्या चिल्लाए। मेरे गुरु का अपमान करके बच जाओगे, ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने अपनी स्पेस रिंग से एक टोकन निकाला और काउंटर पर रख दिया। जैसे ही काउंटर पर खड़ी महिला की नजर उस पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, ये पिलसेंट का टोकन है, शिष्या ने घमंड से कहा। इसके खिलाफ जाने का मतलब तुम जानती ही हो। काउंटर महिला ने हिचकिचाते हुए कैंट की ओर देखा। माफ कीजिए, लेकिन दुकान किसी पिलसेंट के अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकती। कैंट ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। वह समझ गया था कि यह महिला अपनी जान बचाने के लिए झुक रही है। वह खुद जानता था कि पिलसेंट का दर्जा कितना ऊंचा होता है, लेकिन किसी और के नाम का इस्तेमाल करके दबाव बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके अंदर का अल्केमिस्ट गर्व जाग उठा। उसे सच में मन हो रहा था कि अपनी पिल फ्लेम जलाकर उस लड़की के घमंडी चेहरे को जला दे। कैंट हल्का मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूँ, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। फिर वह शिष्या की ओर मुड़ा। ये बैच तुम्हारे गुरु का है, सही? लड़की ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हें इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने आगे भी बदतमीजी की तो तुम्हारा पूरा परिवार इसका परिणाम भुगतेगा। कैंट हल्का हंसा। फिर उसने काउंटर महिला से कहा, मेरी सारी चीजों का हिसाब लगाए, ड्रीम शेड फ्लावर समेत। अगर इस बैच की असली मालिक को कोई समस्या हो तो उसे डिवाइन पैलेस सेक्ट भेज देना, मैं खुद संभाल लूंगा। उसकी आवाज में बिल्कुल भी डर नहीं था। अब वह शिष्या की ओर मुड़ा, जिसके चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दे रही थी। अपने गुरु से कहना कि अलकमी के नियमों का सम्मान करना सीखें। तुम्हें अपना बैच देकर दूसरों को डराना सही नहीं है। अगर उन्हें यह समझ नहीं आता तो उन्हें मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें समझा दूंगा। काउंटर महिला ने जल्दी जल्दी हिसाब पूरा किया। वह इस तनाव भरे माहौल से निकलना चाहती थी। कुल कीमत 9,30,000 स्पिरिट स्टोन्स, उसने कहा। कैंट ने बिना किसी हिचक के पैसे दिए, अपनी जड़ी बूटियां उठाई और जाते जाते कहा, अगर पिलसेंट का अधिकार चाहिए तो खुद पिलसेंट बनो। किसी और के नाम का सहारा लेकर लोगों को डराना बंद करो। वह बिना पीछे देखे दुकान से बाहर चला गया। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अनहोनी घट गई हो। उसके जाते ही धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई यही सोच रहा था, क्या कैंट अब जीवित बचेगा? सब जानते थे कि 7 पिलसेंट्स इस महाद्वीप की सबसे प्रभावशाली शक्तियां हैं। राजा तक उनसे टकराने से बचते हैं। ऐसे में उनकी शिष्या का अपमान करना, ये सीधा खतरे को आमंत्रण देना था। कैंट दुकान से निकलकर अंकल ड्रू के साथ सराय में वापस आ गया। वहां उसने उसे लीजन टावर के अंदर ले जाकर नाइट राइडर्स के लिए एक उपयुक्त स्थान तैयार किया। अंकल ड्रू हमेशा नाइट रेल में रहना चाहता था, लेकिन अब कैंट ने उसे विशेष अनुमति दे दी। अब वह और उसकी सेना टावर में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। अब आगे क्या योजना है यंग मास्टर? अंकल ड्रू ने पूछा। मैं अपने गुरु के साथ अकादमी जाऊंगा और कुछ समय वहीं रहूंगा, कैंट ने उत्तर दिया। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाहर भी जाऊंगा। अभी के लिए तुम टुरन को ढूंढो और मैंने जो ताबीज दिया है उसे मेरे पास भेज देना। अंकल ड्रू ने सिर हिलाया। कैंट ने टुरन को पकड़ने का आदेश दिया था, वही व्यक्ति जिसने उसकी प्रेमिका को तब चोट पहुंचाई थी जब वह केवल 18 वर्ष की थी।
कैंट का इरादा स्पष्ट था, उसे टावर प्रिजन में 1 महीने तक यातना देना और फिर एलिना के सामने पेश करना। जरूरत पड़ी तो वह उसे इतनी पीड़ा देगा कि वह स्वयं मृत्यु की भीख मांगे। भोजन के बाद अंकल ड्रू वरिंडर राज्य की ओर रवाना हो गया। उधर कैंट ने टावर के अंदर समय के अंतर का उपयोग करते हुए पिल बनाना शुरू कर दिया। उसके मन में एक ही विचार था, अगर स्थिति बिगड़ी तो इस दुनिया से एक पिल सेंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी एक खतरनाक शक्ति थी, उसका अपना पैंडोरस बॉक्स। अगर वह पिल सेंट समझदारी नहीं दिखाएगी तो जल्द ही कैंट को एक और शक्तिशाली आत्मा और शरीर प्राप्त हो सकता है। आइन पीक सिटी एनाबेल पूरे किरत किंगडम की सबसे भयभीत करने वाली युवती थी, और किरत किंगडम कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि पूरे मानव महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इसलिए यदि कोई पूरे इस राज्य में भय का कारण हो तो उसका डर पूरे महाद्वीप में फैला हुआ होता है। कारण स्पष्ट था, एनाबेल कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह इस महाद्वीप के 7 महान सेंट अल्केमिस्ट्स में से एक की शिष्या थी। दरअसल उसके गुरु का स्थान इतना ऊंचा था कि यह कहा जा सकता था कि एनाबेल पूरे महाद्वीप की सबसे खतरनाक तथाकथित धार्मिक व्यक्ति की शिष्या थी। उसकी गुरु थी पिल सेंट रिवा, जिसे विकेट पॉइजन विच के नाम से जाना जाता था। लोग उससे भी डरते थे और उसकी शिष्या से भी। लेकिन आज किसी ने न केवल एनाबेल का अपमान किया था, बल्कि उसके गुरु के बैच का भी अनादर किया था। यह एक गंभीर अपराध था। कैंट से अपमानित होकर एनाबेल गुस्से में एल्थिया किंगडम छोड़ चुकी थी। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था जब वह अपने गुरु के पास पहुंची। उस समय उसकी गुरु एक शक्तिशाली टियर 7 पिल की नई विधि बनाने में लगी हुई थी। मास्टर, मुझे बदला चाहिए, एनाबेल ने अंदर घुसते ही कहा। उसकी गुरु उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं दिखती थी, लेकिन उनके अभ्यास ने उनके रूप को असामान्य बना दिया था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और उंगलियों पर काले निशान, मानो वे लगातार किसी विष के संपर्क में रहती हों। उनके बाल छोटे थे और यदि उनका स्वभाव इतना विचित्र न होता तो उनका आकर्षक शरीर किसी का भी ध्यान खींच सकता था। क्या हुआ? पिल सेंट रिवा ने पूछा। एनाबेल ने गुस्से में कहा, एक आदमी ने वह ड्रीम शेड फ्लावर खरीद लिया जिसकी मुझे जरूरत थी। जब मैंने उसे वापस मांगा तो उसने मेरा और आपका अपमान किया। उसकी मुठ्ठियां कस गईं। मैंने आपका बैच भी दिखाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि आप अल्केमी के नियम सीखें और अगर नहीं आती तो उसके पास जाकर सीख लें। क्या? रिवा अचानक खड़ी हो गई। कौन है वह? कहाँ से आया है? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। उसने कहा कि वह डिवाइन पैलेस सेक्ट से है, एनाबेल ने जवाब दिया। रिवा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, ठीक है, तुम अपना काम पूरा करो। जैसे ही मैं अपना काम खत्म करूंगी हम देखेंगे कि किसे अल्केमी के नियम सिखाने हैं। एनाबेल ने सिर हिलाया और अपने गुरु को गले लगा लिया। रिवा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, वह जड़ी बूटी हमें वापस मिल जाएगी। एनाबेल वहां से चली गई। अब रिवा अकेली थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अल्केमी के नियम, उन्होंने धीरे से कहा। एक सच्चाई थी, अल्केमी के नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक कि पिल गॉड भी नहीं। हालांकि इस स्तर की दुनिया में इन नियमों की जानकारी सभी को नहीं होती। लेकिन रिवा ने एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने अपना अल्केमी बैज अपनी शिष्या को दे दिया था। यदि यह बात सामने आ जाती तो उन्हें 200 वर्षों के लिए अपना पिल सेंट का दर्जा खोना पड़ सकता था। इसका अर्थ था 200 वर्षों तक न कोई सम्मान, न विशेष अधिकार और न ही उन स्थानों में प्रवेश जहां केवल पिल सेंट्स को अनुमति होती है। नियम बहुत कठोर थे और यदि वह अज्ञात युवक इन नियमों को उजागर कर देता तो रिवा बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। उसे खत्म करना होगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा और फिर अपने काम में लग गई। 1 सप्ताह के भीतर वह एल्थिया किंगडम जाएंगी, सीधे डिवाइन पैलेस सेक्ट। उधर जब ये गुरु और शिष्या कैंट के खिलाफ योजना बना रहे थे, कैंट ने अभी अपनी आखिरी पिल तैयार की थी। उसने अब तक 60 टियर 1 पिल और 60 टियर 2 पिल बना ली थी। ये पिल ग्रैंड मास्टर बनने की 4 शर्तों में से 2 पूरी हो चुकी थी। टियर 3 की रेसिपी मेरे पास है और सामग्री भी है, कैंट ने सोचा, लेकिन मुझे कुछ दिन और अभ्यास करना होगा। मेरे पास 6 मौके हैं, इसलिए मैं असफल नहीं हो सकता। वह उठकर अल्केमी टावर के अंदर बने अपने छोटे से घर में गया। ये घर उसने 20,000 टावर पॉइंट्स खर्च करके बनाया था। वहां उसने जल्दी से स्नान किया और ताज़ा हो गया। उसने टावर के अंदर 6 दिन बिताए थे, लेकिन बाहर केवल 6 घंटे ही बीते थे। इसका मतलब था अब भी बाहर 18 घंटे बाकी थे और अंदर 18 दिन। वह टावर सिटी पहुंचा जहां गाया, अकीरा, लीहुआ और 3 सोल सेंटिनल्स रह रहे थे। लीहुआ खासतौर पर निक्सीरा के करीब हो गई थी, जो एक एल्फ असैसिन थी। वह लड़ना सीखना चाहती थी ताकि अपनी दादी की मौत का बदला ले सके। कैंट ने उसके साथ 2 दिन बिताए। वह जानता था कि उसका दर्द तुरंत खत्म नहीं होगा, इसलिए उसने लीहुआ को निक्सीरा की शिष्या बना दिया ताकि वह धीरे धीरे संभल सके। निक्सीरा ने भी उसे कुछ बुनियादी तकनीक सिखाने का फैसला किया ताकि वह खुद को कमजोर महसूस न करे। इसके बाद कैंट टावर स्टो गया। वहां से उसने कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी ताकि अगर पिल सेंट उससे टकराए तो वह तैयार रहे। वह हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता था। यदि सामने वाला शांति से आता तो सब शांत रहता, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकता था। इसके बाद वह हारिम टावर में गया। लव गार्डन में पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी गुरु ध्यान में बैठी हुई हैं। कैंट ने महसूस किया वह ब्रूड ग्रेट सेज बन चुकी थी और उनका कल्टिवेशन स्थिर हो चुका था। वह मुस्कुराया और उनके पीछे बैठ गया। 1 घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। कैंट ने कहा, बधाई हो मास्टर, आप अब ब्रूड ग्रेट सेज बन चुकी हैं। वह मुस्कुराई, फिर कुछ समय तक उसकी आंखों में देखती रहीं और अंत में उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ। कैंट से मिलने से पहले सेंटेस सेलिन को पूरे क्षेत्र में कोल्ड स्वॉर्ड सेंटेस के नाम से जाना जाता था। उसकी केवल एक ही मित्र थी, डिवाइन पैलेस सेक्ट की स्पेयर सेंट। इसके अलावा उसे किसी से कोई लगाव नहीं था। वह किसी से मेलजोल नहीं रखती थी और हर दिन आने वाले हजारों विवाह प्रस्तावों का भी वह कभी जवाब नहीं देती थी। वह सचमुच बर्फ की तरह थी, ठंडी और अडिग। लेकिन कैंट से मिलने और उसे अपना शिष्य बनाने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। सबसे पहले कैंट की शक्ति ने उसे चौंका दिया। इतनी कम उम्र में इतनी कम कल्टिवेशन के साथ कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, यह उसकी समझ से बाहर था। फिर उसकी प्रगति ने उसे और भी हैरान कर दिया। जहां कल्टिवेशन एक धीमी प्रक्रिया मानी जाती है, वहां कैंट का तेजी से आगे बढ़ना असंभव जैसा था। इसके बाद कई और असाधारण घटनाएं हुई। कैंट ने कुछ ही सेकंड में एक ग्रेट स्किल सीख ली और कुछ दिनों में उसे और उन्नत भी कर दिया। सेलिन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। धीरे धीरे उसने कैंट के आसपास की महिलाओं में बदलाव देखना शुरू किया और पहली बार उसने खुद भी समझने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे जाल में आ चुकी है जिसे बहुत सोच समझकर बुना गया था। जब उसे कैंट की योजना का पता चला तो वह गुस्से में आ गई, लेकिन वह गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहा। उसकी जगह जिज्ञासा ने ले ली। जैसे जैसे वह कैंट के करीब आए उसकी सोच बदलती गई और फिर एक पल ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह अपने मन में नई इच्छाएं महसूस करने लगी, लेकिन उन्हें कभी व्यक्त नहीं किया। केंट ने उसे जो किताब दी थी उसमें कई तरह की बातें थीं। शुरू में वह हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने संकोच और अहंकार को पीछे छोड़ दिया। उसने एल्सर, यूनिटी और लिलियन से बात की। उनकी सलाह और प्रोत्साहन ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। समय भी उसके पक्ष में था, क्योंकि टावर के अंदर समय अलग तरीके से चलता था। कई दिनों तक सोचने और समझने के बाद आज वह तैयार थी। वह केंट की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तैयार हूँ केंट। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। केंट मुस्कुराया, क्या तुम सच में तैयार हो मास्टर? सेलिन हल्का मुस्कुराए और बोली, जब हम अकेले हों तो मुझे सेलिन कहो, अकादमी में मास्टर कहना। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। केंट उसके पास आया और उसके होठों को चूमा। यह अंदर होना चाहिए, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अगले ही पल वे दोनों कमरे में पहुंच गए, जहां एक बड़ा बिस्तर था। दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। इस बार उनका स्पर्श और गहरा था। यह कोई तकनीक नहीं थी, बस दो लोग थे जो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कुछ देर बाद वे अलग हुए। क्या तुमने कुछ सीखा उस किताब से? केंट ने पूछा। सेलिन ने हल्के से सिर हिलाया। तो दिखाओ, केंट ने कहा। सेलिन ने हिचकिचाते हुए शुरुआत की। अब वह पूरी तरह अनजान नहीं थी, लेकिन अनुभव अभी भी नया था। उसने धीरे धीरे खुद को सहज किया। उसकी झिझक के बावजूद उसके प्रयास में सच्चाई थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह पहले जैसी संकोची नहीं रही। कुछ देर बाद केंट ने उसे अपनी ओर खींचा। अब मेरी बारी, उसने कहा। सेलिन उसके सामने पूरी तरह खुल चुकी थी, मन से भी और भावनाओं से भी। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज थीं, लेकिन वह पीछे नहीं हट रही थी। कमरे में धीरे धीरे उनकी आवाजें गूंजने लगीं। ये केवल एक संबंध नहीं था, यह एक परिवर्तन था। दूसरी ओर टावर के अंदर एल्सर, लिलियन और यूनिटी ध्यान में थीं, लेकिन उन्हें हल्की आवाजें सुनाई दी। यूनिटी ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, लगता है हमें एक नई बहन मिलने वाली है। ये शुरुआत थी एक नए रिश्ते की और सेलिन के जीवन के एक नए अध्याय की। सेंटे सेलिन की आवाज कमरे में गूंज उठी जब वह पूरी तरह उस अनुभव में डूब गई। उसका शरीर कांप रहा था और केंट ने उसे थाम रखा था, जैसे वह हर पल उसे संभाल रहा हो। पिछले 20 मिनट उनके जीवन के सबसे तीव्र और खास पलों में से थे। केंट ने हर संभव कोशिश की कि सेलिन इस अनुभव के हर क्षण को महसूस करे, और उसने ये बखूबी किया। कुछ ही समय में सेलिन कई बार उस आनंद की सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसका पूरा शरीर संवेदनशील हो चुका था, हल्का सा स्पर्श भी उसे कंपा देता था। शायद यह उस विशेष बिस्तर का प्रभाव था, या शायद ये सब उसके लिए पूरी तरह नया और गहरा अनुभव था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसने अपने जीवन में पहली बार तलवार के अलावा किसी और चीज से लगाव महसूस किया। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अलग है, सेलिन ने धीरे से कहा। न्योमा कौन है? केंट ने पूछा। सेलिन ने पहले उस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर की हलचल ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। वह मेरी एकमात्र दोस्त है। तुमसे मिलने से पहले मैं उसी पर भरोसा करती थी। केंट ने उसकी आंखों में देखा। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि यह अनुभव अच्छा नहीं होगा? सेलिन कुछ पल चुप रही। यह ऐसी बात है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब मैंने इसे महसूस किया है तो समझ आ गया कि हम गलत थे। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केंट ने उसकी सच्चाई समझ ली। तुम्हें मेरे सामने कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, केंट ने शांत स्वर में कहा। अब तुम मेरी हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम भी मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सेलिन कुछ देर सोचती रही, फिर उसने धीरे धीरे अपनी बात बताई। मैं अनाथ हूँ। मैं और न्योमा एक ही स्थान पर पले बड़े। एक दिन कुछ लोग वहां घुस आए। उन्होंने वहां की महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और पुरुषों को मार डाला। उसकी आवाज हल्की कांप गई। उस दिन के बाद हमने कसम खाई कि हम कभी भी उस तरह की चीज अपने साथ नहीं होने देंगे। केंट चुपचाप उसे सुनता रहा। हमने जो देखा वह इतना दर्दनाक था कि हमें लगा ये सब केवल पीड़ा ही देता होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अलग भी हो सकता है। केंट ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह अब उस अंधेरे अतीत में नहीं थी। सेलिन और न्योमा ने बाद में अपने रास्ते खुद बनाए। उन्होंने ताकत हासिल की और एक दिन उन लोगों को ढूंढकर खत्म भी कर दिया। तुमने सही किया, केंट ने धीरे से कहा और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। कुछ पल बाद केंट ने उसे फिर से अपने करीब किया। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेहतर महसूस कराऊंगा। सेलिन ने आंखें बंद कर दी और खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। सेलिन ने पहली बार अपने भीतर एक नई अनुभूति को स्वीकार किया। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया। यह उसके जीवन का पहला ऐसा अनुभव था जिसे उसने पूरी तरह किसी के साथ साझा किया। केंट ने उस आंसू को पोंछा और बहुत धीरे धीरे उसे सहज होने दिया। कुछ समय बाद उसका शरीर उस नई अनुभूति के साथ तालमेल बैठाने लगा। कमरे में उसकी आवाज गूंज रही थी। केंट और सेलिन दोनों उस पल में पूरी तरह खो चुके थे। समय जैसे थम गया था। समय बीतता गया, उनका संबंध और गहरा होता गया। सेलिन अब पूरी तरह खुल चुकी थी, मन से भी और शरीर से भी। आखिरकार लंबे समय बाद केंट शांत हुआ। सेलिन उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान और संतुष्टि दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ समय बाद उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए? केंट ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं एक डुअल कल्टिवेटर हूँ। सेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन ये तो आम बात नहीं है। इंसानों में ये बहुत दुर्लभ होता है। केंट हल्का मुस्कुराया। मैं साधारण नहीं हूँ। सेलिन कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गई। तो तुम हो कौन? केंट ने गहरी सांस ली। मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने आगे कहा, तुम मेरी गुरु हो और अब उससे भी बढ़कर, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सेलिन चुपचाप उसे देखती रही। उसके अंदर सवाल थे, लेकिन भरोसा भी था। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाता हूँ। केंट ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया। अचानक उसके शरीर पर गहरे सुनहरे रंग के ड्रैगन जैसे निशान उभरने लगे। उसके माथे पर छोटे छोटे सींग दिखाई देने लगे। सेलिन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अब उसे समझ आने लगा था, केंट वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे ही केंट के माथे पर सींग प्रकट हुए, सेलिन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह केवल हैरान ही नहीं थी, मानो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई हो। उसकी नजरें केंट के सींगों पर टिक गईं और वह पूरे 1 मिनट तक उन्हें ध्यान से देखती रही। यह मेरा असली रूप है। अभी मैं पूरी तरह ड्रैगन नहीं बना हूं, लेकिन एक दिन बन जाऊंगा, केंट ने कहा और अपना हाथ बदलकर ड्रैगन के पंजे जैसा कर लिया। यह मेरे बड़े रहस्यों में से एक है। मुझे पता है कि इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यह दिखाया, उसने शांत स्वर में कहा। केंट कुछ समय तक उसी रूप में रहा ताकि सेलिन उसे ध्यान से देख सके। कुछ देर बाद सेलिन ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ?
कैंट थोड़ा चौंक गया लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ छू सकती हो। सेलिन ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और उसके सींगों को छुआ। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, कैंट को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। एक पल के लिए उसके अंदर एक तीव्र प्रतिक्रिया उठी, लेकिन वह तुरंत शांत हो गई। उसी समय गाइया की आवाज़ उसके मन में गूंजी, मास्टर, हर किसी को अपने सींग छूने मत देना, ये तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं। अगर कोई गलत व्यक्ति इन्हें छू ले तो ये खतरनाक हो सकता है। फिर उसने आगे कहा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एल्सा तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रही है। कैंट ने मन ही मन सिर हिलाया। सेलिन कुछ देर तक उसके सींगों के साथ खेलती रही, जैसे किसी नई चीज को समझ रही हो। फिर उसकी नजर अनायास ही नीचे चली गई। कैंट मुस्कुराया, मास्टर, तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। सेलिन हल्का सा शर्मा गई। वह सच में ये देखना चाह रही थी कि क्या उसका ये रूप हर जगह समान है। कुछ पल बाद उसने कैंट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कैंट ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, मुझे पता है, तुम मेरी गुरु भी हो और अब मेरी अपनी भी। कुछ समय बाद कैंट ने उसे अपने पास खींचा और धीरे धीरे अपनी बात समझाने लगा। जहां तक मेरी डुअल कल्टिवेशन की बात है, यह मेरी जन्मजात क्षमता है। ये साधारण नहीं है। मेरे साथ जो भी महिला होती है उसे अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। मेरी शक्ति अपने आप उस तक पहुंच जाती है। सेलिन ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। जब मैं अपनी ऊर्जा साझा करता हूं तो वह पूरी तरह शुद्ध होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं मजबूत होता जाऊंगा, मैं अपने साथियों को भी उतना ही आगे बढ़ा सकता हूं। सेलिन ने हल्के आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? कैंट ने सिर हिलाया, तुमने खुद महसूस किया होगा, वह ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक शुद्ध होती है। सेलिन ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, तो इसका मतलब तुम बिना सामान्य साधना के भी आगे बढ़ सकते हो? हाँ, कैंट ने सीधे उत्तर दिया। तो अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हो? उसने पूछा। कैंट मुस्कुराया, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो मैं बहुत जल्दी अगले स्तर तक पहुंच सकता हूं। हमारे पास अभी समय भी है, इसलिए संभावना काफी ज्यादा है। सेलिन ने बिना देर किए निर्णय लिया, तो फिर इंतजार क्यों, अभी से शुरू करते हैं। उसने कैंट को हल्के से पीछे धकेला और खुद आगे बढ़ी। इस बार उसने पहल की। कैंट कुछ पल के लिए चौंका, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। वह समझ गया था कि सेलिन ये सब उसके लिए कर रही है। वह सच में चाहती थी कि वह मजबूत बने। समय बीतता गया, उनके बीच का संबंध और गहरा होता गया। कुछ देर बाद कैंट ने एक और स्तर हासिल कर लिया। उसकी प्रगति तेज थी, लेकिन उसकी नींव मजबूत थी, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। सेलिन फिर से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कैंट ने उसे रोक दिया। मास्टर, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। सेलिन ने हल्का सा व्यंग्य किया, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने रास्ते में काफी परेशानी खड़ी की होगी। कैंट मुस्कुरा दिया। ये देखकर सेलिन समझ गई कि वह सही थी। क्या किया तुमने? उसने पूछा। कुछ खास नहीं, बस किसी को उसकी औकात याद दिलानी पड़ी, कैंट ने सहजता से कहा। फिर उसने एक सवाल पूछा, तुम विकेट पॉइजन विच को जानती हो? ये सुनते ही सेलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। कैंट मुस्कुराया और बोला, तो वह इतनी खतरनाक है, उसे हराना दिलचस्प होगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जो ये दिखा रही थी कि वह मजाक नहीं कर रहा था। यिन पूल के अंदर अभी तक उसने उसे जोड़ा नहीं है, यूनिटी ने मन के माध्यम से कहा, पास में बैठी एल्सा और लिलियन की ओर देखते हुए। दोनों ने सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें अभी तक सेंटेस सेलिन के साथ कोई नया संबंध महसूस नहीं हुआ था। शायद वह समय ले रहा है, आखिर वह उसकी गुरु है। हम जानते हैं कि वह उससे सच में लगाव रखता है। वेक्सफियर की आवाज आई, जो गॉड रियल में अपने स्थान से उनसे जुड़ी हुई थी। तो हमें क्या करना चाहिए? लिलियन ने पूछा। जब वह हमारे बीच आएगी तब हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? एल्सा हल्का मुस्कुराए। जैसा हमेशा होता है, कैंट पहले वेक्सफियर को उससे बात करने देगा, फिर हम सब अपनी अपनी तरह से उससे जुड़ेंगे। तीनों पहले ही वेक्सफियर के साथ समय बिता चुकी थीं और उसे एक विशेष तकनीक सीख चुकी थी, जिससे उनकी शक्ति और आधार मजबूत हुआ था। इस बार क्यों न हम सब साथ में उससे बात करें? वेक्सफियर ने सुझाव दिया। इससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे और कैंट की मदद भी बेहतर कर सकेंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। तो तय रहा, अब से हर नई सदस्य का स्वागत हम सब मिलकर करेंगे, यूनिटी ने कहा। वेक्सफियर ने हल्की सांस ली। काश मैं भी तुम्हारी तरह उसकी मदद कर पाती। ऐसा मत कहिए, यूनिटी ने तुरंत कहा। आपकी मदद से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हम कैंट की मदद करके आपको धन्यवाद दे सकते हैं। वेक्सफियर हल्का मुस्कुराए। फिर चारों ने एक साथ कहा, अगर वह सुंदर है और अच्छी इंसान है तो उसे हरम में लाना ही है। यह उनका नया नियम बन चुका था। अब वे खुद भी कैंट की मदद कर रही थी, ताकि वह और अधिक मजबूत बन सके। उधर बड़े बिस्तर पर सेंटेस सेलिन को अभी अभी पता चला था कि कैंट ने इस महाद्वीप की सबसे खतरनाक अल्केमिस्ट को नाराज कर दिया है। और उससे भी बड़ी बात, वह उसे मारने की सोच रहा था। सेलिन को अजीब तरीके से विश्वास था कि कैंट ऐसा कर सकता है, लेकिन यही बात उसे चिंतित भी कर रही थी। अगर उसने सच में ऐसा किया तो पूरा महाद्वीप उसके खिलाफ हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद सेलिन ने निर्णय लिया, ठीक है, मैं उसे सिर्फ सबक सिखाऊंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कैंट ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तो फिर अब असली बात करें, तुम्हें आधिकारिक रूप से मेरी बनाना है। सेलिन हल्का शर्मा गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त के बारे में बताया था, याद है? कैंट ने सिर हिलाया। वह मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, एक बहन जैसी है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे भी अपने साथ जोड़ो। कैंट ने हल्का मुस्कुराते हुए पूछा, और क्यों? सेलिन ने झिझकते हुए कहा, वह हमेशा डर में जीती है, मैं चाहती हूँ कि वह भी बदल जाए। और वह बहुत मजबूत है, तुम्हारे लिए भी यह अच्छा होगा। कैंट हंस पड़ा। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि उसे भी अपने साथ लाऊं। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। सेलिन ने ध्यान से उसकी ओर देखा। मेरी 4 पत्नियां हैं। सेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। यूनिटी, लिलियन और एल्से के अलावा एक और है, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं है। मतलब? सेलिन ने पूछा। वह एक देवी है, गॉडवेल में रहती है। उसका नाम वेक्सफियर है और वह मेरी पहली पत्नी है। सेलिन कुछ पल के लिए चुप हो गई। क्या बाकी सबको ये पता है? उसने पूछा। हाँ, और जैसे ही तुम हमारे साथ जुड़ोगी तो मुझसे सीधे बात कर पाओगी, कैंट ने कहा। सेलिन ने गहरी सांस ली। वह सब समझने की कोशिश कर रही थी। फिर कैंट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो बताओ, क्या तुम मेरी बनना चाहती हो, हमेशा के लिए मेरे हरम का हिस्सा बनकर? सेलिन ने हल्का सा मुंह फुलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी पहली गुरु रहूंगी। कैंट मुस्कुराया। उसने अपने मन के माध्यम से वेक्सफियर से संपर्क किया। एक नई सदस्य जुड़ने वाली है, उसने कहा। वेक्सफियर मुस्कुराए। तुम्हें बस यही काम आता है, जल्दी उसे जोड़ो, उसने आगे कहा।
कैंट ने गाइया को संकेत दिया। अगले ही पल एक नया संबंध बन गया। सेलिन ने उस बदलाव को महसूस किया और फिर उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, हरम में स्वागत है सेंटेस सेलिन, मैं वेक्सट्रा हूँ। जैसे ही वेक्सट्रा की आवाज़ सेंटेस सेलिन के मन में गूंजी, उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा था, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। सेलिन सच में हैरान थी। एक पल के लिए उसे लगा था कि कैंट मजाक कर रहा है जब उसने कहा था कि उसकी पत्नी एक देवी है, लेकिन जैसे ही वह आवाज़ उसके मन में आए, उसे सच्चाई समझ आ गई। हेलो, क्या तुम सुन रही हो? वेक्सट्रा की आवाज़ फिर आई। मुझे पता है ये सब अचानक है, लेकिन जो भी कैंट ने कहा वह सच है। मैं उसकी पहली पत्नी हूँ और एक देवी भी। अब मैं तुम्हारी बहन हूँ। सेलिन ने गहरी सांस ली और उसी मानसिक संबंध के माध्यम से उत्तर दिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं सेलिन हूँ। वेक्सट्रा मुस्कुराए और तुरंत उसे बाकी सभी से जोड़ दिया। स्वागत है बड़ी बहन सेलिन, यूनिटी ने कहा। इसके बाद लिलियन और एल्सा ने भी उसका स्वागत किया। अब सेलिन को पूरी तरह समझ आ गया था कि यह कोई सपना नहीं है। अब जब सबका परिचय हो गया है तो क्यों ना हम असली बात करें, वेक्सट्रा ने कहा। कैंट ने सेलिन के चेहरे के भाव देखे और चुपचाप मुस्कुराता रहा। वह जानता था कि वेक्सट्रा सब संभाल लेगी। बताओ सेलिन, कैंट ने तुम्हें अब तक क्या बताया है? वेक्सट्रा ने पूछा। सेलिन ने शांत स्वर में कैंट की डुअल कल्टिवेशन वाली बात समझाई। उसने बाकी बातें नहीं बताई। वेक्सट्रा ने आगे पूछा, तो तुम जानती हो कि भविष्य में और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? सेलिन ने हल्की हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने फैसले से खुश हूँ। चारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गई कि सेलिन अभी भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। तो फिर तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम सबसे मजबूत हो, वेक्सट्रा ने कहा। इसलिए तुम्हें कैंट की मदद ज्यादा करनी होगी ताकि वह और मजबूत हो सके। सेलिन हल्का शर्मा गई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। अब हमारे असली उद्देश्य की बात करते हैं, लिलियन ने कहा। सेलिन ध्यान से सुनने लगी। वेक्सट्रा ने समझाना शुरू किया, हमारा उद्देश्य सरल है, हम कैंट के लिए और भी योग्य और अच्छी महिलाएं ढूंढेंगे। वे मजबूत हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वे उससे ज्यादा मजबूत हैं तो यह और भी अच्छा है। सेलिन ध्यान से सुन रही थी। इसके पीछे कारण है, वेक्सट्रा ने आगे कहा। जब भी कोई नई महिला उसके साथ जुड़ती है, कैंट को कई फायदे मिलते हैं। चारों महिलाएं ध्यान से सुनने लगीं। उसे हमारी क्षमताओं में से एक नई शक्ति मिलती है, उसकी शक्ति बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी साधना से मिलने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा उसे मिलता है। सेलिन ने कैंट की ओर देखा जो आराम से लेटा हुआ था। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा हम होंगी और जितना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगी उतना ही कैंट मजबूत होगा, वेक्सट्रा ने कहा। सेलिन को एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वेक्सट्रा ने आगे कहा, तुम्हें लग सकता है कि वह हमें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि फायदा हमें ज्यादा होता है। फिर उसने एल्सा की ओर देखा। तुम उन्हें बताओ। एल्सा मुस्कुराए और बोली, जब मैं उसके साथ जुड़ी तो मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरी शक्ति, मेरी आत्मा, सब कुछ बदल गया। उसने आगे कहा, उसने सिर्फ मेरी ताकत नहीं बढ़ाई, उसने मेरी किस्मत बदल दी। वेक्सट्रा ने बात आगे बढ़ाई, हम सबको समय के साथ और भी बदलाव मिलेंगे, हमारी असली क्षमता जागेगी। सेलिन अब पूरी तरह समझने लगी थी। तो सेलिन, क्या तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा है? वेक्सट्रा ने पूछा। सेलिन मुस्कुराए, नहीं, मैं खुश हूँ और मैं अपनी उस दोस्त को भी जल्द ही यहाँ लाने वाली हूँ। चारों ने संतोष से मुस्कुराया। अच्छा है, वेक्सट्रा ने कहा, अब जब तुम हमारी एक सदस्य हो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई साधना विधि तैयार करूंगी। उनकी बातचीत काफी देर तक चलती रही। उधर कैंट, वह अपने नए मिले कौशल को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये कोई सामान्य चीज नहीं है। वह समझ गया, उसकी यात्रा अब और भी खतरनाक और बड़ी होने वाली है। वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनने की ओर बढ़ चुका था, और शायद बहुत जल्द वह इस दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने वाला था। याद रखना, जब हम सेक्ट के अंदर हो या बाहर लेकिन अकेले न हो तो तुम मुझे हमेशा मास्टर ही कहोगे। मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन अभी तुम इतने मजबूत नहीं हो कि लोग ये जानकर तुम्हारे खिलाफ साजिश न करें, सेंटेस सेलिन ने कैंट से कहा। कैंट इस समय एक रथ में बैठा था, उसके साथ यूनिटी, लिलियन और एल्सा भी थी। सेलिन को अपनी बना लेने के बाद उन्होंने लगभग 14 दिन टावर के अंदर साथ बिताए। हालांकि हर समय उन्होंने अंतरंग पलों में नहीं बिताया। कैंट ने ज्यादातर समय सेलिन को समझने और उससे बात करने में लगाया। इन दिनों में सेलिन ने उसकी बहुत मदद की। अंत में कैंट लेवल 1 ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया। उसकी बाकी तीनों साथियों ने भी अपना समय त्याग दिया ताकि कैंट अपनी गुरु के साथ समय बिता सके। अब जब सब खत्म हो गया, वे सभी सेक्ट लौट रहे थे। लिलियन पहले से ही मेज गेट की इनर डिसाइपल थी, इसलिए उसे आने जाने की स्वतंत्रता थी। यूनिटी भी अब विशेष अधिकार के जरिए सेक्ट में शामिल होने वाली थी। एल्सा भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन भर्ती खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह सेलिन पर निर्भर थी। मैं आपकी बात मानूंगा मास्टर, कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा। और वैसे भी मुझे आपको मास्टर कहना पसंद है। सेलिन हल्का शर्मा गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। एल्सा के बारे में आपने कहा था कि उसके लिए कोई तरीका हो सकता है, कैंट ने पूछा। सेलिन ने थोड़ा सोचकर कहा, एक तरीका है, लेकिन आसान नहीं है। सेक्ट में एक नियम है, बैटल ऑफ इक्वल्स। अगर कोई बाहर से सेक्ट में शामिल होना चाहता है तो उसे किसी बराबरी के व्यक्ति को चुनौती देनी होती है, लेकिन असल में ये बराबरी का मुकाबला नहीं होता। उसे किसी शक्तिशाली को डिसाइपल को चुनना होगा। अगर वह जीत गई तो उसकी जगह ले लेगी। कैंट चौंक गया, तो आप भी एक डिसाइपल हैं? सेलिन मुस्कुराए, तुम्हें लगा मैं कोई एल्डर हूँ? कैंट ने हंसते हुए कहा, आपकी ताकत देखकर तो यही लगा था, और आप 100 साल की तो होंगी ही। सेलिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं केवल 69 साल की हूँ। फिर उसने समझाना शुरू किया, सेक्ट में 3 स्तर होते हैं, आउटर, इनर और कोर डिसाइपल्स। लेकिन कोर डिसाइपल्स के अंदर भी एक विशेष पद होता है, सेंट या सेंटेस। मैं स्वॉर्ड सेंटेस हूँ। ये पद मुझे 30 साल पहले कॉन्टिनेंट डेकेड स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन जीतने के बाद मिला था। कैंट ध्यान से सुन रहा था। सेलिन ने आगे कहा, मैं एल्डर नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्थिति काफी खास है। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा स्पिरिट रूट केवल सिल्वर ग्रेड का है, इसलिए मेरी प्रगति धीमी रही। कैंट ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं इसे भी बदल दूंगा। सेलिन ने हल्की मुस्कान दी। सेक्ट में और भी सेंट और सेंटेस हैं? कैंट ने पूछा। हाँ, सेलिन ने कहा, आर्चर गेट और मेज गेट में भी सेंटेस हैं, और एक सेंट है जो 10 साल पहले एंशिएंट बैटलफील्ड में गया था और अभी तक वापस नहीं आया। कैंट ने सिर हिलाया। अगली स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन कब होगी? उसने पूछा। 1 साल बाद, सेलिन ने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें सबसे शक्तिशाली लोग हिस्सा लेते हैं। जब मैंने हिस्सा लिया था तब लेवल 2 रूट सेंट तक के लोग थे। अब ये लेवल 4 रूट ग्रेड सेज तक जा सकता है।
कैंट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार रहूंगा मास्टर। सेलीन ने उसे देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। तभी रथ रुक गया। हम पहुंच गए, सेलीन ने कहा। उनके सामने एक विशाल द्वार था, पूरी तरह सुनहरे रंग का, ऊंचे स्तंभों के साथ। कैंट ने अपनी आंखों से आसपास की संरचनाओं को देखा। वह तुरंत समझ गया, ये जगह बेहद सुरक्षित थी। ये जगह बहुत मजबूत सुरक्षा में है, कैंट ने कहा। सेलीन ने जवाब दिया, यह इस राज्य का सबसे बड़ा सेक्ट है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। जैसे ही वे आगे बढ़े, रक्षक ने जोर से कहा, गेट खोलो, स्वॉर्ड सेंटेस वापस आ गई हैं। तुरंत 100 सैनिक दौड़ते हुए आए और कतार बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने एक रास्ता बना दिया जिससे सेलीन अंदर जा सके। कैंट ये सब देखकर मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा, लगता है तुम यहाँ बहुत बड़ी हस्ती हो। सेलीन ने उसकी बात सुन ली और लगभग ठोकर खा गई। एल्सा ने तुरंत उसे संभाला और कैंट को घूर कर देखा। दूसरी ओर वेक्स्ट्रा हंस रही थी क्योंकि कैंट ने अपनी बात सभी को सुना दी थी। और इसी तरह वे डिवाइन पैलेस सेक्ट के अंदर प्रवेश कर गए, जहां उनकी नई यात्रा शुरू होने वाली थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सिस्टम लिखें। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।